नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सिद्धार्थ एडटेक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, सब्सिडी वाला टॉपिक हम लोग देखेंगे इस क्लास में। तो ये जो सब्सिडी वाला टॉपिक है ये प्रारंभिक परीक्षा और मेंस दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विशेष करके हमारा जो बजट वाला टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी, तो फिस्कल पॉलिसी में सब्सिडी और वित्त आयोग ये टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं, टैक्सेशन वगैरह। तो देखा जाए तो दोस्तों ये एक तरह से किसी का पार्ट है, फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति का ही पार्ट है। तो इसको मैंने इसलिए पढ़ा दिया आपको पहले, ताकि सब्सिडी और ये चीज़ें आप अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो जब हम इसके अगली क्लास जो है फिस्कल पॉलिसी देखने वाले हैं, राजकोषीय नीति, तो वो आपको एकदम बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, सब्सिडी वाला जो टॉपिक है अपना, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, मेंस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे सब्सिडी होती क्या है, सब्सिडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सब्सिडी कितने प्रकार की होती है, सब्सिडी के पॉजिटिव और सब्सिडी के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, और डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है वो क्या है, और उससे रिलेटेड जो पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सिद्धार्थ एडटेक ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ जाइए और इसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, और मेरा जो सिद्धार्थ एडटेक ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे दोस्तों एक टेस्ट पास करके अभी हमने एक सेवा प्रारंभ की है, जिसमें मात्र 39 रुपये के अंदर आप कोई भी एग्जाम हो, चाहे आईएएस हो, एमपीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, बैंकिंग का हो, टीचर का हो, पुलिस का हो, सीएपीएफ का हो, एनडीए का हो, जुडिशरी सर्विसेज का हो, आप मतलब 39 रुपये पे करना उसमें, और किसी भी तरह का टेस्ट आप दे सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मान लो 39 रुपीज़ दिया तो यूपीएससी का ही देख सकते हैं, आरएस वाला नहीं देख सकते। आपकी जो मर्जी हो, जितने टेस्ट उसमें देना चाहें वो आप दे सकते हैं। मात्र 39 रुपीज़ में अनलिमिटेड स्कोप है वहाँ पे। ठीक है, यानी एक बार आपने उसमें ये कोर्स परचेज किया तो फिर उसमें हर तरह के टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे। तो दोस्तों, उसमें यूपीएससी का भी है, एमपीपीएससी का भी है, और यूपीपीएससी का भी है। इसके अलावा अदर जितनी और सर्विसेज हैं उनके भी टॉपिक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। क्वेश्चन होगा, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ होगा, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। और सिद्धार्थ एडटेक के ऊपर आप इकोनॉमिक्स का पूरा ये जो कोर्स है मात्र वो 499 रुपये में खरीद सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, सब्सिडी वाला टॉपिक, और मुद्दे की बात करेंगे हम लोग, इधर उधर कुछ भी बात नहीं करेंगे। तो अपना टॉपिक है सब्सिडी। सब्सिडी वाला ये टॉपिक आपको कहाँ मिलता है, तो ये मिलेगा हमें फिस्कल पॉलिसी, जो हमारा बजट वाला पार्ट है, उधर आपको ये देखने को मिलेगा। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्सिडी का मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, किसे हम सब्सिडी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसमें कि सब्सिडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों दी जाती है, इसके उद्देश्य क्या है, इन पे बात करेंगे। फिर दोस्तों हम बात करेंगे इसके टाइप्स की, कितने प्रकार की सब्सिडी होती है, इसके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की, यानी इसके सकारात्मक पहलू, पॉजिटिव पहलू क्या है। फिर दोस्तों हम बात करेंगे इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स, यानी सब्सिडी के नकारात्मक पहलू कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला इसी में हम एक टॉपिक लेंगे, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, और इस डीबीटी के भी दोस्तों हम बात करेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की, और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट, यानी इसके भी सकारात्मक और नकारात्मक जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे बात की जाएगी। इतना आपका ये टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सब्सिडी में कुछ ऐसा है नहीं कि आपको क्वेश्चन पूछे और आप सोल्व ना कर पाए, और एक बार अगर आपने इसको सही से पढ़ लिया दोस्तों, तो फिर आप हर एग्जाम के अंदर इससे संबंधित क्वेश्चन को इजीली लिख सकते हैं।
बस इतना जरूर करना है कि आपको सिद्धार्थ टेक और प्रभात सर के लिए थोड़ा सा सहयोग आपको करना है कि आप अपने दोस्तों से या कोई भी जो प्रिपरेशन कर रहा है और वो बहुत महंगी कोचिंगों में नहीं जा सकता, तो ऑनलाइन इकोनॉमी वाला सेक्शन जो है, पॉलिटी वाला जो सेक्शन है, वो मात्र 499 रुपये में एक सब्जेक्ट आप खरीद सकते हो। और टेस्ट तो अनलिमिटेड स्कोप है दोस्तों, कोई भी टेस्ट दो किसी भी एग्जाम का मात्र 39 में। तो मान लो आप यूपीएससी दे रहे हैं तो हिस्ट्री जहाँ जहाँ आ रही है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले ये सब्सिडी है, इसको देखो क्या क्या कहा जाता है हिंदी में, इमदाद, फिर इसको सब्सिडी भी कहते हैं और इसको राज सहायता भी कहा जाता है। सब्सिडी को और क्या बोलते हैं हम, तो सब्सिडी को हम राज सहायता भी कहते हैं। सब्सिडी होता क्या है, ठीक है, मीनिंग क्या है, तो दोस्तों सिंपल सा है, सब्सिडी रेफर्स टू द इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द सिटीजन। व्हाट इज सब्सिडी, तो सब्सिडी रेफर्स टू द इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द सिटीजन, यानी देश के नागरिकों को सरकार द्वारा दी गई आर्थिक या वित्तीय सहायता जो होती है उसको हम सब्सिडी कहते हैं। तो सबसे सिंपल जो परिभाषा इसकी है वो तो क्या हो गई कि सरकार द्वारा नागरिकों को दी गई आर्थिक सहायता सब्सिडी कहलाती है। ठीक है, तो सब्सिडी क्या है, तो इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द सिटीजन, यानी देश के नागरिकों को सरकार, चाहे भारत सरकार या राज्य सरकार या पंचायती राज सरकारों के द्वारा अपने नागरिकों को जो भी आर्थिक सहायता दी जाती है वो सब्सिडी है। चाहे वो टैक्स में छूट दें, चाहे वो लोन में आपको छूट दें, लोन माफ कर दे, ब्याज में आपको कटौती करके ब्याज लें, या आपको कोई मशीनरी सस्ता दे दें, आपको ट्यूबवेल के ऊपर दे दें, आपको स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने पर छूट दे दें, या दोस्तों आपको मान लीजिए कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस बनाने में कोई आपको छूट दे दें, या ट्रैक्टर थ्रेसर कंबाइन खरीदें तो छूट दे दें, या स्टार्टअप लगाएं टैक्स में आपको छूट दे दें, या आपको मान लीजिए कोई इसी तरह का मुद्रा लोन में आपको छूट मिल जाए, या दोस्तों आपको पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सस्ता लोन मिल जाए, लखपति दीदी के तहत बिना ब्याज के लोन मिल जाए, या फिर छात्रवृत्ति मिल जाए, विधवा पेंशन मिल जाए, या निशुल्क अनाज मिल जाए, या मिड डे मील हो, या निशुल्क हॉस्पिटल्स के अंदर दोस्तों जो ट्रीटमेंट होता है, या सरकारी स्कूलों कॉलेजों आईआईटी में कम फीस में जो पढ़ाई हो रही है, या बाल गोपाल योजना जिसको अभी बंद करेंगे या उसका नाम बदलेंगे, राजस्थान में बच्चों को दूध पिलाया जाता है जिसमें, ये सारी जो योजनाएं हैं इनमें सरकार या तो आपको पैसा देती है छात्रवृत्ति में, या टैक्स में छूट देती है, या मान लीजिए कुछ सहायता दे रही है, तो वही सब्सिडी है। क्लियर हो गया, तो सब्सिडी का सबसे सिंपल मतलब होता है गवर्नमेंट असिस्टेंस टू सिटीजन, सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता सब्सिडी कहलाती है। अथवा दोस्तों देखो आप ऐसे भी कह सकते हैं, मान लीजिए कोई गुड्स है, उसकी कीमत है 1 लाख और मतलब उसका एमआरपी है 1 लाख, वो कितने में मिल रही है, 1 लाख में, लेकिन सरकार के आर्थिक सहयोग के कारण यदि उसका सेलिंग प्राइस जो है वो आपको 50,000 में ही मिल जाए, कितने में मिल जाए, 50,000 में, तो ये जो 50,000 है यदि यह अंतर सरकार वहन कर ले, किसी भी वस्तु और सेवा की जो आर्थिक लागत होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, और उसका विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वो वस्तु नागरिकों को दी जा रही है, अगर इसके बीच का अंतर है वो सरकार वहन करे तो इसको हम सब्सिडी कहते हैं। तो इन इकोनॉमिक टर्म्स द डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इफ बोर्न बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड सब्सिडी। यानी कोई भी वस्तु और सेवा है उसकी एक होती है आर्थिक लागत, ठीक है, बनाने की कॉस्ट या आप तक पहुंचाने की जो लागत है बना करके, उसको हम आर्थिक लागत कहते हैं। बनाने में जितना कॉस्ट आया, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आया, एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट आया, सारे जितने भी कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट, टैक्स वैक्स जोड़ के जितना जो लागत आया और जिस मूल्य पर वो आपको उपलब्ध कराई गई,
तो मान लो वो उसका इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा है और आपको वो सस्ती मिले, और इसलिए सस्ती मिल रही है कि ये जो अंतर है वो सरकार वहन करे, तो इसी को सब्सिडी कहा जाता है। इसको एक अच्छे तरह से देखो, इस तरह से समझना। तो पहला अर्थ तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए, सरकार द्वारा नागरिकों को दी गई आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? सब्सिडी कहलाती है। सब्सिडी रेफर्स टू द इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड सब्सिडी। दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस तरह से समझो, जैसे मान लीजिए ये फार्मर है, इस किसान से भारत सरकार की तरफ से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई खाद्यान्न खरीदता है। जिस मूल्य पर खरीदता है उसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे दोस्तों इस बार राजस्थान के अंदर जो गेहूं का एमएसपी किसानों को मिल रहा है वो मिल रहा है 2400 रुपए पर क्विंटल। क्या भाव मिल रहा है इस बार? 2400 रुपया पर क्विंटल। ठीक है, यानी भारत सरकार की एमएसपी और उस पर भजनलाल जी सरकार ने कुछ बोनस दिया है, दोनों मिलाकर के कितना मिल रहा है किसान को? 2400 रुपया। तो अगर इसको 1 किलो निकाले तो 1 किलो हो गया 24 रुपया पर केजी। अब एफसीआई इन किसानों से खरीदेगा एपीएमसी में, मंडी में, फिर इसको खरीदते हैं यहाँ पे। तो खरीदते समय कुछ खर्च होता है, यानी खरीद खर्च, खरीदने में भी तो कुछ खर्च होगा। तो खरीदने में जो खर्च लगा उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल चार्जेज। ठीक है, प्रापण प्रभार भी कहते हैं। मान लो प्रति किलो के हिसाब से ये खरीदने में खर्च कितना आ गया? ये आ गया 1 रुपया पर केजी। देखो अभी बहुत अच्छे से समझ आएगा, इसको ध्यान से समझो। एक किसान से जब एफसीआई खाद्यान्न खरीदता है तो जिस मूल्य पर खरीदता है उसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसके बाद खरीदने में जो खर्चा होता है, जैसे बोरी का खर्चा हो गया, तोलने का खर्चा हो गया, भंडारण का हो गया, भंडारण के अलावा वहां और कई तरह के तुरंत खर्चे हो जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों ये अपने गोदाम तक लेके आएगा तो परिवहन खर्च भी आएगा। ठीक है, परिवहन का खर्चा आएगा। फिर गोदाम में रखेगा तो भंडारण कॉस्ट आएगी, वहां पे भंडारण का खर्च आएगा। ठीक है, मान लो इसको पैसा देने के लिए इसने जो है बैंक से लोन लिया है, तो उस लोन का दोस्तों इसके ऊपर ब्याज भी लगेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो किसान से खरीदा वो है एमएसपी, फिर खरीदने में खर्च, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्लस फिर भंडारण किया, उसका स्टोरेज का वेयर हाउसिंग कॉस्ट लग गया, और उसके बाद अगर इसने इंटरेस्ट दिया, ब्याज दिया, तो ब्याज का भी कॉस्ट आएगा। मान लो कि 1 किलो पर ये 1 रुपया तो खरीदने का, 1 रुपया ट्रांसपोर्टेशन, 1 रुपया स्टोरेज का लग गया, और 1 रुपया मान लो प्रति किलो के ऊपर दोस्तों लग गया ब्याज। ठीक है, और फिर मान लो प्रति किलो के हिसाब से इसके द्वारा जब वहां पे भंडारण किया तो भंडारण में जो खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है, जैसे सड़ भी जाता है, मान लो वो भी लॉस हो गया, तो और अन्य जितने भी खर्चे हैं वो जोड़ लेते हैं। 1 रुपया और लग गया, अन्य खर्च जितने भी हैं, अन्य खर्च मान लो कोई भी हो सकता है, 1 रुपया पर केजी। तो ये टोटल कितना हो गया? 24 एक 25, 26 27 28 29। तो दोस्तों ये 29 रुपया पर केजी जो आया, इसको हम बोलते हैं इसका इकोनॉमिक कॉस्ट। इसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक कॉस्ट, आर्थिक लागत। इसको क्या बोलते हैं? आर्थिक लागत। अब ये एफसीआई क्या करता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, ये फूड कॉरपोरेशन इंडिया इस खाद्यान्न को दोस्तों कहां भेजता है? स्टेट्स के पास। किसको भेजेगा? राज्य सरकारों के पास। किस लिए भेजेगा? ताकि राज्य सरकार राशन शॉप के ऊपर भेज सके, और वहां पे फिर जो बेनिफिशियरी है, यानी बीपीएल हो गए, या फिर मान लीजिए अंत्योदय फैमिलीज हो गई, या फिर मान लीजिए एपीएल अबोव पॉवर्टी लाइन वाले हो गए, इनको बांट दिया जाए। ठीक है, इसके लिए एक योजना पढ़ते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो एफसीआई ने किस मूल्य पर खरीदा? 2400 रुपया पर क्विंटल, यानी 24 रुपए पर केजी वो एमएसपी था। 1 रुपया खरीदने का कॉस्ट, 1 रुपया परिवहन पर किलो पर, 1 रुपया भंडारण। ठीक है, 1 रुपया मान लो ब्याज लग गया, और 1 रुपया अन्य खर्च।
और इन सब का टोटल कितना आ रहा है, 29 रुपया प्रति किलो। ये है इसका आर्थिक लागत। तो आर्थिक लागत कितना आ गया, 29 रुपये पर किलो। अब ये एफसीआई बोल रहा है, भारत सरकार से पूछ रहा है कि माई बाप में राज्यों को किस भाव में दूं, राज्यों को किस पैसों में इसको दूं। तो उन्होंने कहा भैया देखो, हमारी एक योजना चल रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। कौन सी योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हम देश की 67% आबादी को, यानी लगभग 81.6 या 4 करोड़ लोग हैं, उनको हर महीने 5 किलो फ्री अनाज देंगे। तो तुम इसको दो फ्री में, और ये फिर इसके माध्यम से इन लोगों तक भेजेगा फ्री में। तो एफसीआई कहेगा सर क्या बोल रहे हो, मैं तो लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे पड़ रहा है 29 रुपए किलो और आप मुझे कह रहे हो इसको किस भाव में दो, फ्री में दो। कि आप मुझे क्या बोल रहे हो, इसको किस भाव में देना है, मुझे फ्री में देना है। तो भाई मुझे अगर इसको फ्री में देना पड़ा तो मुझे तो कॉस्ट आ रहा है इतना, तो मुझे जो इस राज्य को देना पड़ रहा है वो इसका हो गया सेलिंग प्राइस। इसको बोलते हैं सेंट्रल इश्यू प्राइस। क्या बोलते हैं, सेंट्रल इश्यू प्राइस, केंद्रीय निर्गत मूल्य। यानी एफसीआई जिस भाव में राज्यों को पीडीएस के लिए खाद्यान्न देता है वो होता है सेंट्रल इश्यू प्राइस, जो यूटी और स्टेट्स को सबको सेम प्राइस पर केंद्र की तरफ से दिया जाता है। तो किस भाव में दिया जा रहा है, ये तो हुआ इकोनॉमिक कॉस्ट, और इसको किस भाव में देना है राज्यों को, फ्री में। तो वो हो गया सेंट्रल इश्यू प्राइस, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, सेलिंग प्राइस। क्या बोल सकते हैं एफसीआई के लिए, सेलिंग प्राइस। क्या बोल सकते हैं, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया आपका 0 यानी फ्री। तो पूरा का अंतर कितना आ गया, 29 पर केजी। ये जो अंतर है, अगर इस अंतर को कौन वहन करे, इस अंतर को दोस्तों अगर सरकार वहन करे, गवर्नमेंट वहन करे, तो यही है फिर सब्सिडी। ये क्या है, सब्सिडी। ठीक है, इसको हम बोल देंगे फूड सब्सिडी। तो सब्सिडी का मतलब क्या हो गया, किसी भी वस्तु या सेवा की एक आर्थिक लागत होती है, जैसे यहाँ गेहूं की मैंने आपको समझाया, और एक उसका होता है सेलिंग प्राइस, यानी जिस मूल्य पर देश के नागरिकों को वो वस्तु और सेवा प्रदान की जाती है। तो आर्थिक लागत और जो सेलिंग प्राइस है, आर्थिक लागत और सेलिंग प्राइस के अंतर को यदि सरकार वहन कर ले तो दोस्तों इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को दोस्तों हम कहते हैं फिर सब्सिडी कहते हैं। तो यहां पर जैसे प्रति किलो के भाव से सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है, 29 रुपए। अब आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए, इन इकोनॉमिक टर्म्स द डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विस इफ बोर्न बाय द गवर्नमेंट देन इट इज कॉल्ड सब्सिडी। यानी किसी भी उत्पाद की जो आर्थिक लागत है और उसका जो विक्रय मूल्य है, यानी जिस मूल्य पर नागरिकों को वो वस्तु और सेवा मिलती है, उसके बीच का अंतर यदि सरकार वहन कर ले तो दोस्तों इसी को हम सब्सिडी कहते हैं। भाई एक बात बताओ, दिल्ली में जो एम्स है, एम्स का मेडिकल कॉलेज है, वहां पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी फीस बहुत कम लगती है। या एसएमएस मेडिकल कॉलेज है, यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आईआईटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको नाम मात्र की फीस देनी पड़ती है। आपको क्या लगता है वहां के टीचर प्रोफेसर पैसे नहीं लेते हैं, या वो फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं? क्या वहां इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं आता है, क्या बिजली का बिल नहीं आता है वहां पे, क्या बाकी खर्चे इतने कम है कि इतनी सी फीस में काम हो जाता है? तो दोस्तों सारा पैसा कौन वहन कर रही है, गवर्नमेंट वहन कर रही है। तो वो भी एक तरह की क्या है, सब्सिडी है, क्योंकि उसका इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत आ रहा है। डॉक्टर लेते हैं 2-2 3-3 लाख रुपया, प्रोफेसर डीयू के 2-2 3-3 लाख सैलरी उठा रहे हैं, आईआईटी वाले सैलरी उठा रहे हैं, एम्स के सैलरी उठा रहे हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर हैं, या जो डीयू आरयू में पढ़ने वाले बच्चे, उनसे तो इतनी फीस नहीं ली जाती है। जैसे आरयू फर्स्ट ईयर में 1920 रुपया फीस है। अब आप जेबीएस में पढ़ के बताओ क्या वहां 1 लाख रुपया फीस ले लेंगे? ठीक है, तो इसका मतलब वहां महंगा क्यों है, चूंकि वहां सरकार आपको सब्सिडी नहीं दे रही है और सरकारी में सब्सिडी मिल रही है। एसएमएस में दिखाने जाते तो फ्री में ट्रीटमेंट होता है, दवाई फ्री, डॉक्टर का कंसल्टेंसी फ्री, जांच फ्री, सब फ्री फ्री फ्री। कैसे फ्री है? क्या एसएमएस में बिजली नहीं आ रही है? उसका ही कितना बिल आता है, उतने सारे डॉक्टर हैं, इतनी बिल्डिंग का खर्चा है, इतने वहां नर्सिंग स्टाफ है, दवाई देने वाले हैं, जांच करने वाले हैं, सब क्यों फ्री में है?
चूंकि उसका बजट कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, तो सब्सिडी के कारण दोस्तों सारे देश के नागरिकों के लिए फ्री है। तो अब आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो पहला मैंने आपको परिभाषा लिखवाया कि सब्सिडी से तात्पर्य क्या है, सरकार द्वारा नागरिकों को दी गई आर्थिक सहायता। सब्सिडी रेफर्स टू द इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। और दूसरी जो परिभाषा है वो मैंने आपको क्या समझाया कि आर्थिक शब्दों में किसी उत्पाद की लागत एवं विक्रय मूल्य के मध्य के अंतर को यदि सरकार द्वारा वहन किया जाए तो इसी को क्या कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं। इन इकोनॉमिक टर्म्स द डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इफ बोर्न बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड सब्सिडी। तो इसको लिख लीजिए दूसरी परिभाषा, ठीक है। तो पहली परिभाषा तो लिख ली होगी, दूसरी परिभाषा लिखिए, आर्थिक शब्दों में किसी उत्पाद की आर्थिक लागत एवं विक्रय मूल्य के बीच के अंतर को यदि सरकार वहन करे तो इसे सब्सिडी कहा जाता है। तो इसे सब्सिडी कहा जाता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इन इकोनॉमिक टर्म्स द डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, इकोनॉमिक कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज if borne by the government, if borne by the government then it is called subsidy। तो इसे सब्सिडी कहा जाता है, then it is called subsidy। तो अर्थ अब एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, कुछ है ही नहीं अर्थ में। सरकार भाई कोई भी चीज आपको फ्री में दे, कम पैसों में दे, तो वो सब्सिडी के कारण होता है ऐसा। अब है सब्सिडी क्यों दी जाती है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्सिडी देने के पीछे क्या कारण है। तो पहला होता है सोशल जस्टिस को प्रमोट करना, ठीक है, कि समाज में जितने भी जो गरीब वर्ग के लोग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, ठीक है, वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनका कल्याण हो जाए इसलिए दिया जाए। गांव गरीब में कोई भेद नहीं होना चाहिए, गांव का विकास हो, गरीबों का विकास हो, ठीक है, जो भी वल्नरेबल सेक्शन है उसका डेवलपमेंट हो। तो उनको जैसे विधवा पेंशन देके, ओल्ड एज पेंशन देके, बच्चों को मिड डे मील भोजन देके, ठीक है, या दिव्यांग को पेंशन देके, इस तरह का जो काम सरकार करती है जिससे सामाजिक कल्याण हो रहा है, तो इसके लिए सब्सिडी दी जाती है। दूसरा, आर्थिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी सब्सिडी दी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई आईआईटी कर लिया है, कोई एमबीए कर लिया है, किसी ने बीए कर लिया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई क्या बन गया, अब उसके पास पैसा नहीं है अपना स्टार्टअप करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए, अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए, तो गवर्नमेंट कहती है तुम लोन लो, हम तुम्हें कम ब्याज पर देंगे या तुम्हें बिना ब्याज के लोन देंगे, तुम मशीनरी खरीदो तुम्हें इतना % छूट देंगे, तुम्हें 3 साल तक आयकर नहीं भरना है, ठीक है, तुम्हें इतना ये इस स्कीम के तहत छूट मिल जाएगी। तो इससे उसका उत्पादन बढ़ने का जो एक मोटिवेशन है वो बढ़ जाएगा, वो अपना हॉस्पिटल खोलेगा, अपनी कंपनी लगाएगा, अपना बिजनेस शुरू करेगा, चूंकि गवर्नमेंट उसकी हेल्प कर रही है इन परचेजिंग ऑफ मशीन, ठीक है, और टैक्स में छूट देके सस्ता लोन प्रोवाइड करा के, तो टू इंक्रीज इकोनॉमिक प्रोडक्शन। एंड तीसरा दोस्तों है टू रिमूव मार्केट इम्बेलेंस, लाइक इन्फ्लेशन बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो इन्फ्लेशन जब बढ़ता है चीजें महंगी हो जाएंगी। आपने कई बार देखा होगा आलू प्याज टमाटर बहुत महंगे होते हैं, तो सरकार की तरफ से फिर आलू प्याज टमाटर बहुत सस्ते बेचे जाते हैं आधार कार्ड देख के। कई बार आपने अपनी सड़कों पे भी देखा होगा, नाफेड का एक ट्रक खड़ा रहता है, आधार कार्ड देख के लाइन से लोग कांदा खरीदते हैं, ठीक है, कभी कभी टमाटर खरीदते हैं। तो ये क्या है,
उस सब्सिडी के माध्यम से लोगों को कम कीमत पे वस्तु और सेवा प्रदान की जाती है ताकि थोड़ी महंगाई से उसको राहत मिल सके। इसी तरह दोस्तों जब मंदी आ जाती है तो मंदी में सरकार जैसे मनरेगा जैसे काम बढ़ा देती है, लोगों को पैसा ज़्यादा से ज़्यादा देती है ताकि लिक्विडिटी बढ़ा करके और थोड़ा वो मंदी को दूर कर सके। तो मंदी हो या मुद्रास्फीति हो, इसको रोकने के लिए सब्सिडी दी जाती है लोगों का कल्याण करने हेतु। फिर दोस्तों अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, मान लो जैसे चीन है, वो क्या करता है, वो डंपिंग करता है भारत में, जो भी उत्पाद वहां से आते हैं जानबूझ के उन पर इतनी सब्सिडी दे देता है कि वो सस्ते बिके भारत में। तो हमारी गवर्नमेंट भी क्या कर रही है कि हमारे प्रोडक्ट सस्ते बिके, इसके लिए पीएलआई योजना चला दी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और हमारे देश के प्रोडक्ट भी सस्ते दुनिया में बिके, तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए दी जाती है। तो अब अगला आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी के उद्देश्य क्या है? तो पहला तो दोस्तों है सोशल जस्टिस को बढ़ाना, टू प्रमोट सोशल जस्टिस। ठीक है, पहला तो क्या हो गया, टू प्रमोट या टू इंक्रीज सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को बढ़ाने हेतु। पहला क्या है, सामाजिक न्याय को बढ़ाने हेतु। अब देखो सामाजिक न्याय का सिंपल मतलब ये समझना है, देयर इज नो इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। समाज में कोई असमानता नहीं होना चाहिए, गरीब अमीर में कोई असमानता नहीं हो, पुरुष महिला में कोई असमानता नहीं हो, गांव और शहर के बीच कोई असमानता न हो, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जो गरीब लोग हैं उनको सरकार सब्सिडी से, निःशुल्क चीजों से थोड़ा उनका सहायता करे, अमीर लोग अपना कर रहे हैं। तो एक तो हो गया सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा दोस्तों जो है वो है इकोनॉमिक जस्टिस बढ़ाने के लिए या इकोनॉमिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो इकोनॉमिक प्रोडक्शन बढ़ाने हेतु, आर्थिक उत्पादन बढ़ाने के लिए। दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है, आर्थिक उत्पादन बढ़ाने हेतु। आर्थिक उत्पादन कैसे बढ़ेगा, जैसे कोई मशीन खरीदना 1 करोड़ की आ रही है, सरकार के 50% सब्सिडी मिलेगी, 50 लाख में ले आओ, तो ले आएगा आदमी, गरीब व्यक्ति भी अफोर्ड करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये बिजली उत्पादन हो रहा है कुसुम योजना के तहत, तो सरकार कह रही है 60% तक सब्सिडी मिलेगा, 30% लोन मिलेगा, 10% खुद से कर दो। तो 1 करोड़ भी अगर कॉस्ट आया तो बिजली उत्पादन होगा, 10 लाख रुपया तुम्हें देना, बाकी मैनेज हो जाएगा, 60% सब्सिडी, 30% लोन से हो गया तुम्हारा काम। तो बिजली उत्पादन करो तुम। या मान लो कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहा है, अब फैक्ट्री में महंगी मशीनें हैं तो गवर्नमेंट तुम्हें वहां पे भी बहुत छूट दे देती है। इसी तरह तुम्हारी फैक्ट्री खोलने पर टैक्स लगेंगे तो टैक्स में तुम्हें छूट दे देगी सरकार, या तुम्हें सस्ता लोन दिलवा दे या सस्ती जमीन प्रोवाइड करा दे। तो इससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। नया कोई स्टार्टअप करने वाला तो स्टार्टअप इंडिया के तहत उसको कई तरह की छूट मिल जाती है, आयकर नहीं देना है 3 साल तक। ठीक है, तो इससे उसका फायदा बढ़ेगा। स्टैंड अप इंडिया है तो SC ST और महिला उद्यमियों को उसमें सस्ता लोन मिल जाता है। किसानों को बहुत सारी छूट लोन वगैरह पे या इस तरह से मिलती है। तो इससे आर्थिक उत्पादन भी बढ़ता है, यानी उत्पादन करना आसान हो जाएगा, तकनीक सस्ती हो जाएगी और ट्रेनिंग भी दिया जाता है। जैसे ये जो लखपति दीदी योजना है तो उसमें 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के सस्ता लोन मिलता है, बिना गारंटी के। इसी तरह जैसे एक योजना चल रही है PM स्वनिधि योजना, उसमें पहले 10,000 का, फिर 20,000 का, फिर 50,000 तक का उसमें लोन मिल जाता है PM स्वनिधि योजना के तहत। तो उसमें रेडी पटरी वाले स्ट्रीट वेंडर है, उनका उत्पादन, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेंगी। इसी तरह एक योजना दोस्तों आपने पढ़ी होगी PM विश्वकर्मा योजना, उसमें आपको लोन मिलता है पहले 1 लाख का, फिर 2 लाख का, यानी 3 लाख का लोन मिलता है 8% ब्याज दर पे। तो जो ये जो मतलब कलात्मक काम करने वाले हैं, जैसे जांगीर सुथार हो गए, कारपेंटर, या फिर ब्लैक स्मिथ हो गए, लोहार, गोल्ड स्मिथ, सुनार हो गए, या मान लो नाव बनाने वाले, बोट मेकर, या ताला बनाने वाले, लोक मेकर, इस तरह के जो 18 प्रकार के लोग हैं उनको ये लोन मिलेगा और ट्रेनिंग मिलेगी। टूल किट खरीदने के लिए भी 15,000 रुपए मिलेंगे, तो उससे उनका उत्पादन बढ़ेगा। फिर दूसरा क्या है, बाजार असंतुलन को दूर करने के लिए। तो पहला हो गया सामाजिक न्याय को बढ़ाने के लिए, दूसरा हो गया आर्थिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए, और तीसरा फिर है
कि मार्केट इम्बेलेंस को दूर करने के लिए, टू रिमूव मार्केट इम्बेलेंस, क्या मार्केट इम्बेलेंस को दूर करने के लिए। तो तीसरा जो है इसमें वो है टू रिमूव मार्केट इम्बेलेंस, टू रिमूव मार्केट इम्बेलेंस। ठीक है, तो बाजार असंतुलन को दूर करने के लिए, बाजार असंतुलन का मतलब यहां पे क्या हो गया, तो बाजार असंतुलन मतलब या तो मुद्रास्फीति होगी, इन्फ्लेशन, इसको दूर करना है, या फिर मंदी, रिसेशन, इनको समाप्त करने हेतु सब्सिडी दी जाती है। तो जब भी देश में मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो सरकार क्या करती है, जैसे टैक्स में छूट देती है, सस्ता लोन प्रदान कराती है, या कोई वस्तु महंगी हो गई उसको कम कीमत पे दिला देती है ताकि लोगों को महंगाई से फायदा हो सके। या मंदी आ गई देश के अंदर, तो मंदी में लिक्विडिटी कम हो जाती है, तो सरकार लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कई काम करती है ताकि मंदी से अर्थव्यवस्था को बाहर निकाला जा सके। ठीक है, फिर हो गया आपका निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, टू इंक्रीज एक्सपोर्ट, क्या हो गया, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। अब निर्यात से इसका कैसे बढ़ेगा, तो टू इंक्रीज एक्सपोर्ट, निर्यात को बढ़ाने हेतु, निर्यात को बढ़ावा देने हेतु। अब निर्यात कैसे बढ़ेगा, जैसे भाई एक बार देखो, मान लो इसका एग्जाम्पल ऐसे समझो, निर्यात वाला, भारत और पाकिस्तान, ठीक है, ये दोनों कांदा बेचते हैं, क्या बेचते हैं, ओनियन एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक। और ओनियन एक्सपोर्ट किसको कर रहे हैं, तो ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस को, यूएसए को। अब मान लो इंडिया में भाव है 30 रुपए पर केजी, और पाकिस्तान में भाव है मान लो 40 रुपए पर केजी, दोनों की क्वालिटी सेम है, डिस्टेंस भी अमेरिका से सेम है, तो वो किससे खरीदेगा, जहां सस्ता मिल रहा है, भारत से। अब मान लो ऐसा हो जाए कि भारत में ये हो जाए, प्याज की प्राइस बढ़कर के नई जो प्राइस हो वो भारत में हो जाए 130 रुपए के जो, और यहाँ पे मान लो 60 रुपए पर केजी रहे, तो अब किससे खरीदेगा। इस कंडीशन में वो यूएसए यहां से खरीद रहा था, अब वो यहां से खरीदेगा, तो भारत का एक्सपोर्ट कम होगा। तो भारत सरकार क्या करे, पर किलो के ऊपर मान लो निर्यातक करने वालों को सब्सिडी देने लग जाए कि भाई तुम्हें हम लोग क्या कर रहे हैं, 70-80 रुपया सब्सिडी दे रहे हैं, 80 रुपया क्या कर दे गवर्नमेंट, सब्सिडी दे दे, 80 रुपया गवर्नमेंट क्या कर दे, सब्सिडी दे दे। तो अब भारत का क्या भाव होगा, 50 रुपए किलो। तो अब अमेरिका किससे खरीदेगा, वापस भारत से। तो इससे हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। तो जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वगैरह है, और बहुत सारी चीजें हैं, जितना निर्यात करते हो उतना विदेशी मुद्रा आती है, तो गवर्नमेंट इसको बढ़ावा देती है। तो इस तरह से दोस्तों अभी तक मैंने आपको क्या क्या समझाया, तो मैंने आपको ये समझा दिया, पहली चीज कि भैया इसका मीनिंग क्या है, तो सरकार द्वारा नागरिकों को दी गई आर्थिक सहायता सब्सिडी कहलाती है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव हो गया सामाजिक न्याय को बढ़ाने हेतु, दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव हो गया आर्थिक उत्पादन को बढ़ाने हेतु, तीसरा इसका जो दोस्तों ऑब्जेक्टिव है वो है बाजार असंतुलन को दूर करने हेतु, और चौथा हो गया एक्सपोर्ट को प्रमोट करने हेतु, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, एक्सपोर्ट को बढ़ाने हेतु। ये इसके ऑब्जेक्टिव हो गए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने हेतु। ठीक है, तो ये तो हो गए कि सब्सिडी होती क्या है और सब्सिडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं सब्सिडी कितने प्रकार की होती है, सब्सिडी के प्रकार होते क्या हैं। तो दोस्तों सब्सिडी के अगर हम प्रकारों की बात करें तो देखो इसका पहला प्रकार तो है सोशल सब्सिडी। कौन सी है, सोशल सब्सिडी। दूसरी है इकोनॉमिक सब्सिडी। तीसरी होती है डायरेक्ट सब्सिडी। चौथी होती है इनडायरेक्ट सब्सिडी। पांचवी होती है मेरिट सब्सिडी।
छठवीं होती है नॉन मेरिट सब्सिडी, और सातवीं होती है फूड सब्सिडी, यानी जिससे खाद्यान्न कम कीमत पे प्राप्त हो सके। तो टाइप्स में एक हो गई सामाजिक सब्सिडी, दूसरी हो गई आर्थिक सब्सिडी, तीसरी हो गई प्रत्यक्ष सब्सिडी, चौथी हो गई अप्रत्यक्ष सब्सिडी, पांचवी हो गई उत्कृष्ट या मेरिट सब्सिडी, छठवीं हो गई नॉन मेरिट या गैर उत्कृष्ट सब्सिडी, और एक हो गई खाद्यान्न सब्सिडी, फूड सब्सिडी। क्लियर हुआ? तो एकदम ये सिंपल टॉपिक है, इसमें टफ भी लग रहा हो तो कुछ ऐसा है नहीं कि अभी तक कुछ टफ जैसा आया हो। सब्सिडी तो वैसे ही सिंपल ही होती है। तो अब एक एक के बारे में हम बात करेंगे, सब्सिडी के प्रकारों के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों सब्सिडी के जो प्रकार है, ठीक है, तो देखो पहला इसमें प्रकार जो आया वो है सामाजिक सब्सिडी। पहला कौन सा है? सामाजिक सब्सिडी। सोशल सब्सिडी, सोशल सब्सिडी। तो आपका टॉपिक हो गया टाइप्स ऑफ सब्सिडी। टाइप्स ऑफ सब्सिडी, ठीक है। टाइप्स ऑफ सब्सिडी में पहला हम लोग देखेंगे दैट इज सोशल सब्सिडी। तो सोशल सब्सिडी का सिंपल सा मतलब है ऐसी कोई भी सब्सिडी जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दी जाती है। ऐसी कोई भी सब्सिडी जो सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दी जाती है। तो सब्सिडी इज गिवन टू प्रमोट सोशल वेलफेयर इज कॉल्ड सोशल सब्सिडी। ऐसी कोई भी सब्सिडी जो सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने हेतु दी जाती है। तो इसकी परिभाषा तो एकदम सिंपल सी है, ऐसी सब्सिडी जो सामाजिक कल्याण को बढ़ाने हेतु दी जाती है, क्या कहलाती है? सामाजिक सब्सिडी कहलाती है। जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, वृद्धावस्था पेंशन, ठीक है, या दिव्यांग को पेंशन हो गया, फूड ग्रेन्स टू द पुअर फैमिली हो गया। तो सच सब्सिडी या सब्सिडीज गिवन टू प्रमोट सोशल वेलफेयर, सब्सिडीज गिवन टू प्रमोट सोशल वेलफेयर इज कॉल्ड सोशल सब्सिडी। ऐसी सब्सिडी जो सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने हेतु सरकारों द्वारा दी जाती है उन्हीं को दोस्तों हम क्या कहते हैं? सामाजिक सब्सिडी कहते हैं। लाइक ओल्ड एज पेंशन हो गया, या विडो पेंशन हो गया, पेंशन टू डिसेबल्ड हो गया, या फूड ग्रेन्स टू पुअर फैमिली हो गया। जो भी गरीब लोगों के लिए सरकारों के द्वारा कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जाए उसी को दोस्तों हम कहते हैं सोशल सब्सिडी। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए? जैसे तो इसका जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, ठीक है, या जो दिव्यांग होते हैं उनको पेंशन इत्यादि, ठीक है। इन सबको हम किस में शामिल करते हैं? सामाजिक सब्सिडी। तो सामान्यतः सामाजिक सब्सिडी जो होती है वो पेंशन इत्यादि कल्याणकारी योजनाओं के लिए दी जाती है, जो गरीब लोग होते हैं उनको ये दी जाती है। फिर दूसरा दोस्तों होता है इकोनॉमिक सब्सिडी। दूसरा टाइप कौन सा है इसका? आर्थिक सब्सिडी। तो दूसरा जो टाइप है वो होता है आर्थिक सब्सिडी। सेकंड जो टाइप है वो कौन सा है? इकोनॉमिक सब्सिडी या आर्थिक सब्सिडी। तो आर्थिक सब्सिडी का मतलब क्या हो गया? शब्द में ही आ रहा है ना, सब्सिडी इज गिवन टू एनकरेज इकोनॉमिक प्रोडक्शन। ऐसी सब्सिडी जो देश में आर्थिक उत्पादन को बढ़ा दे या आर्थिक उत्पादन को प्रोत्साहित करे या उत्पादनकर्ताओं को सब्सिडी दी जाए। जैसे कोई मशीन खरीदना है,
ठीक है। या जैसे किसानों को एमएसपी दी जाती है, खाद बीज पर सब्सिडी दी जाती है, सेज में टैक्स में छूट दी जाती है, ठीक है, ईवी के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, नई मशीन खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है, टैक्स में उत्पादनकर्ताओं को छूट दी जाती है, लोन सस्ता उन्हें दिया जाता है। दीज आर इकोनॉमिक सब्सिडी। तो इकोनॉमिक सब्सिडी बोले तो क्या हुआ, सब्सिडीज गिवन टू एनकरेज इकोनॉमिक प्रोडक्शन, ऐसी सब्सिडी जो आर्थिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकारों द्वारा दी जाती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आर्थिक सब्सिडी। तो इसका परिभाषा लिख दीजिए। हेडिंग दीजिए इकोनॉमिक सब्सिडी, आर्थिक सब्सिडी, और इसमें लिखिए आर्थिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने वाली सब्सिडी आर्थिक सब्सिडी कहलाती है। आर्थिक सब्सिडी कहलाती है। आर्थिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने वाली सब्सिडी आर्थिक सब्सिडी कहलाती है। ठीक है। तो जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके एग्जाम्पल में हो गया जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सब्सिडी, जैसे वहां टैक्स में छूट होता है। स्टार्टअप इंडिया एक स्कीम है, आप आगे पढ़ोगे इंडस्ट्री में। स्टार्टअप इंडिया में टैक्स में छूट, किसानों को एमएसपी या फर्टिलाइजर सब्सिडी या मशीनों हेतु सब्सिडी, जो मशीनरी वगैरह इत्यादि के लिए सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, मशीन आदि खरीदने के लिए, वो सब्सिडी हो गई। ठीक है। या फिर मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल वगैरह हो गई, ईवी वगैरह, ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर सब्सिडी, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है इसका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा। या फिर इंटरेस्ट सबवेंशन होता है, ब्याज पर सब्सिडी, ब्याज पर सब्सिडी, इत्यादि। ये दोस्तों सब क्या होती हैं, उत्पादन बढ़ाने हेतु दी जाती है, चाहे किसान को, चाहे उद्योगपति को, चाहे सर्विस प्रोवाइडर को, ठीक है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो उत्पादन कार्यों में लगा हुआ है, उनको अगर सरकार टैक्स में छूट दे, चाहे उन्हें सस्ता लोन दिलवा दे, चाहे उन्हें कोई मशीन सस्ती दे दे, चाहे बिजली पानी फ्री कर दे, कुछ भी जिससे उत्पादनकर्ता को फायदा मिले, तो उन सबको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, उन सबको कहा जाता है आपका इकोनॉमिक सब्सिडी, आर्थिक सब्सिडी। उसके बाद तीसरा जो टाइप इसका आता है दोस्तों, वो है डायरेक्ट सब्सिडी। कौन सा है, डायरेक्ट सब्सिडी। तो ये दूसरा वाला सबने लिख लिया होगा, आर्थिक उत्पादन को के लिए प्रोत्साहित करने वाली सब्सिडी आर्थिक सब्सिडी कहलाती है। द सब्सिडी विच इज प्रोवाइड टू इकोनॉमिक प्रोडक्शन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक सब्सिडी कहते हैं। या द सब्सिडी which is given to encourage economic production, या to given to producer, farmers and service provider to encourage them, तो उसको हम कहते हैं सब्सिडी। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट सबवेंशन हो गया, टैक्स में मान लीजिए छूट हो गई, या लोन वेवर हो गया, लोन कर्ज माफी हो गया, या मशीन के ऊपर मान लो कोई परचेजिंग के दौरान सब्सिडी मिल जाए। ये जितनी भी सब्सिडी जिससे उत्पादनकर्ता को आसानी हो, उन सबको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, तो उनको कहते हैं इकोनॉमिक सब्सिडी। उसके बाद अगली जो है दोस्तों, वो है आपका प्रत्यक्ष सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी।
तीसरा है डायरेक्ट सब्सिडी, प्रत्यक्ष सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी, प्रत्यक्ष सब्सिडी, प्रत्यक्ष सब्सिडी। देखो ऐसी सब्सिडी जिसका बजट में मेंशन किया जाए, द सब्सिडी विच इज मेंशन इन द बजट इज कॉल्ड डायरेक्ट सब्सिडी। ऐसी सब्सिडी जिसका बजट में उल्लेख कर दिया जाए उसको कहते हैं प्रत्यक्ष सब्सिडी। और इफ इट इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरीज अकाउंट देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ऐसी कोई सब्सिडी जिसका उल्लेख बजट में वित्त मंत्री जी द्वारा किया जाए कि हम 76 लाख गरीब जो ये उज्ज्वला योजना धारक हैं उनको 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, ठीक है, तो उसको फिर हम क्या बोल देते हैं कि भाई ये क्या डायरेक्ट सब्सिडी है। और अगर मान लो सीधा उनके खाते में वो पैसा जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, डीबीटी हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष सब्सिडी का मतलब ऐसी सब्सिडी जिसका उल्लेख कहां किया गया हो, बजट में किया गया हो। तो इसमें लिखिए वह सब्सिडी जिसका बजट में उल्लेख किया जाता है, वह सब्सिडी, वह सब्सिडी जिसका बजट में उल्लेख किया जाता है उसे प्रत्यक्ष सब्सिडी कहते हैं। वह सब्सिडी जिसका बजट में उल्लेख कर दिया जाता है प्रत्यक्ष सब्सिडी कहलाती है। द सब्सिडी विच इज मेंशन्ड इन द बजट, द सब्सिडी विच इज मेंशन्ड इन द बजट इज कॉल्ड डायरेक्ट सब्सिडी। द सब्सिडी विच इज मेंशन्ड इन द बजट इज कॉल्ड डायरेक्ट सब्सिडी। वह सब्सिडी जिसका बजट में उल्लेख कर दिया जाता है उसे प्रत्यक्ष सब्सिडी कहा जाता है, ठीक है। और यदि यदि इस सब्सिडी की राशि या मनी सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाए तो इसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी कहा जाता है, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहा जाता है। एंड if it is transferred directly to the beneficiary's account and if it is transferred directly to the beneficiary's account it is called direct benefit transfer, DBT. For example like your LPG subsidy, जैसे इसका उदाहरण क्या है, एलपीजी सब्सिडी। तो कोई भी सब्सिडी जिसका नाम लेकर के बजट में वित्त मंत्री जी उल्लेख करें कि अमुक सब्सिडी इस बार हम शुरू कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष सब्सिडी। और अगर उसका पैसा डायरेक्ट आपके खाते में आए, मतलब एक तो ये है कि भाई कोई वस्तु आपको सस्ती मिल जाए, मान लो 1000 रुपए की वस्तु है, सरकार सब्सिडी दे आपको 500 में मिल जाए, तो वो इनडायरेक्ट आपको बेनिफिट दे रहे हैं। और एक है कि भाई 1000 रुपए की चीज है, मार्केट में 1000 की मिलेगी, आपको वो 500 रुपया वो सरकार खाते में डाल देगी। तो ये हो गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कि जो भी सब्सिडी का पैसा है वो सीधे आपके खाते में आए। जैसे पीएम किसान योजना का 6000 रुपया खाते में आता है, हर 4 महीने पर 2-2000 रुपये आते हैं। राजस्थान में 8000 रुपये आ रहे, 2000 रुपये भजन लाल जी की सरकार एक्स्ट्रा दे रही है, मोदी जी 6000 दे रहे हैं।
या मान लीजिए जैसे कोई छात्रवृत्ति का पैसा है, पेंशन का पैसा, वो सीधे खाते में अगर आए तो उसको फिर दोस्तों हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब इसका अपोजिट होता है, दैट इज इनडायरेक्ट सब्सिडी। तो अप्रत्यक्ष सब्सिडी का मतलब हो गया सब्सिडी विच इज नॉट मेंशन इन द बजट एंड रिसीव्ड इनडायरेक्टली टू द बेनिफिशियरी इज कॉल्ड इनडायरेक्ट सब्सिडी। ऐसी सब्सिडी जिसका बजट में उल्लेख नहीं किया गया हो और अप्रत्यक्ष तौर पर लाभार्थी को प्राप्त होती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको दोस्तों हम कहते हैं इनडायरेक्ट सब्सिडी। तो अगली हेडिंग दीजिए, इनडायरेक्ट सब्सिडी। नेक्स्ट जो इसका टाइप है चौथा, वो है अप्रत्यक्ष सब्सिडी। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट सब्सिडी। तो इसकी क्या परिभाषा है, वह सब्सिडी जिसका बजट में उल्लेख नहीं है, वह सब्सिडी जिसका बजट में उल्लेख नहीं है तथा लाभार्थियों को अप्रत्यक्ष तरीके से प्राप्त होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम अप्रत्यक्ष सब्सिडी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष सब्सिडी कहते हैं। ठीक है, तो उसे अप्रत्यक्ष सब्सिडी कहते हैं। सच सब्सिडी विच इज नॉट मेंशन इन द बजट, सच सब्सिडी विच इज नॉट मेंशन इन द बजट and is received indirectly and is received indirectly to the beneficiary and is received indirectly to the beneficiary is called indirect subsidy. The subsidy which is not mentioned in the budget and is received indirectly by the beneficiary is called indirect subsidy. जैसे उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी है, तकनीक पर दी गई सब्सिडी है, लोन पर दी गई सब्सिडी है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, जैसे सब्सिडी फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी, जैसे उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी, ऋण पर सब्सिडी, सब्सिडी ऑन लोन, तकनीक पर सब्सिडी, इत्यादि। इन सबको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, तो ये होती है इनडायरेक्ट सब्सिडी, यानी कोई भी ऐसी सब्सिडी जिसका बजट में मेंशन ना हो और इनडायरेक्ट वे में लोगों को वो वस्तु और सेवा सस्ती मिल जाए, तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट सब्सिडी। लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हो गया। ठीक है, ये जितने भी मान लीजिए आपका जो लोन है उस पर सब्सिडी दे दी, या सरकार ने कोई टेक्नोलॉजी आपने खरीदा महंगी थी उस पर सब्सिडी दे दी, तो दीज आर इनडायरेक्ट सब्सिडी। इट इज नॉट मेंशन इन बजट एंड इट इज रिसीव्ड इनडायरेक्टली बाय द बेनिफिशियरी, यानी कम कीमत पे नागरिकों को वस्तु और सेवा मिल जाती है। तो इतना सबके एकदम क्लियर हो गया कि सच सब्सिडी विच इज नॉट मेंशन इन द बजट एंड इज रिसीव्ड इनडायरेक्टली बाय द बेनिफिशियरी इज कॉल्ड इनडायरेक्ट सब्सिडी। ऐसी सब्सिडी जिसका बजट में उल्लेख हो, डायरेक्ट सब्सिडी बजट में उल्लेख नहीं हो, इनडायरेक्ट सब्सिडी जिससे गरीब लोगों का कल्याण हो, वंचित लोगों का हो, सामाजिक सब्सिडी जिससे उत्पादनकर्ता को लाभ मिले, आर्थिक सब्सिडी, बजट में उल्लेख डायरेक्ट, बजट में उल्लेख नहीं इनडायरेक्ट।
इतना क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं, अगली पांचवा प्रकार है, दैट इज मेरिट सब्सिडी। दैट इज मेरिट सब्सिडी। देखो, मेरिट सब्सिडी या उत्कृष्ट सब्सिडी ऐसी सब्सिडी होती है जिसका गरीब लोगों को ज्यादा फायदा होता है और समाज का एक लार्ज सेक्शन को फायदा होता है, उसको हम कहते हैं मेरिट सब्सिडी। समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत जरूरी वस्तुओं को भी नहीं खरीद पाते हैं, ठीक है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है। तो सरकार चाहती है कि एटलीस्ट ये वस्तु और सेवाएं तो इनको नागरिकों को मिलनी चाहिए, चूंकि इन वस्तुओं और सेवाओं से लोगों का एफिशिएंसी बढ़ता है, कल्याण बढ़ता है, और इनका कंजम्पशन होना, इनका उपभोग करना सरकार आवश्यक समझती है। पर कौन लोग होंगे जिनको सरकार ये सब्सिडी देगी, तो वो लोग सरकार ही तय करेगी। क्लियर हो गया, उनको सरकार ही तय करेगी। तो ऐसी सब्सिडी जिसका लाभ समाज के बहुत बड़े हिस्से को होता है, व्यापक हिस्से को होता है, या जिसका संबंध गरीब लोगों से होता है, ठीक है, उस प्रकार की सब्सिडी को हम क्या बोलते हैं, तो उसको कहते हैं मेरिट सब्सिडी। सामान्यतः ये मेरिट वस्तुएं जो होती हैं, सॉरी, मेरिट वस्तुएं होती हैं, उनके लिए सरकार द्वारा दी जाती है। तो अगला दोस्तों लिखिए मेरिट सब्सिडी। कौन सी? तो मेरिट सब्सिडी। इसको उत्कृष्ट या फिर मेरिट सब्सिडी लिखिए। ठीक है, तो ऐसी सब्सिडी जिसका लाभ समाज के एक या समाज के बहुत बड़े हिस्से को होता है, या सभी को फायदा होगा, बहुत बड़े हिस्से को होता है। इसका लाभ गरीब लोगों को ज्यादा होता है, गरीब या वंचित वर्ग के लोगों को ज्यादा होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेरिट सब्सिडी कहते हैं। ठीक है, सच सब्सिडी, सच सब्सिडी, सच सब्सिडी, the benefit of which is, the benefit of which is available to a large section of the society, the benefit, the benefit of which is available to a large section of the society, mainly it benefit to the, mainly it benefited to the, mainly it benefited to the weaker section, weaker section of the society या poor section of the society। तो इसको क्या बोलते हैं हम? मेरिट सब्सिडी। और ये जो सब्सिडी होती है ये लोगों की दक्षता से जुड़ी हुई होती है, यानी ऐसी वस्तु और सेवाएं होती हैं जिनका कंजम्पशन जितना ज्यादा होगा उतना ही गरीब लोगों का कल्याण होगा, उनकी दक्षता बढ़ेगी। तो सरकार चाहती है कि भाई ये जो वस्तु और सेवाएं हैं इनको गरीब लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, वो इनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार उनको प्रोवाइड कराती है, लाइक शिक्षा, लाइक हेल्थ वगैरह। तो जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि पर दी जाने वाली सब्सिडी। ठीक है, जैसे स्किल डेवलपमेंट हो गया, सब्सिडी फॉर पीडीएस हो गया, ये सारी जो सब्सिडी होती है, रेलवे फेयर में छूट हो गया, ये जितनी भी चीजें हैं ये सरकार द्वारा गरीब लोगों को दी जाती है। तो उनको दोस्तों हम कहते हैं मेरिट सब्सिडी। क्या बोलते हैं उनको? मेरिट सब्सिडी। उसके बाद अगली होती है इसके अपोजिट, दैट इज नॉन मेरिट सब्सिडी। कौन सी सब्सिडी?
नॉन मेरिट। तो देखो मेरिट का मतलब हो गया कि ऐसी सब्सिडी जिसका लाभ जो है किसको मिल रहा है, समाज के एक व्यापक सेक्शन, बड़े सेक्शन को मिल रहा है। तो ऐसी सब्सिडी जिसका बेनिफिट समाज के कुछ लोगों को मतलब इंडिविजुअल को मिल रहा है, व्यक्ति विशेष को प्रॉफिट हो रहा है और अमीरों को ज्यादा फायदा हो रहा है, उसको दोस्तों हम कहते हैं नॉन मेरिट सब्सिडी। तो अगला लिखिए नॉन मेरिट सब्सिडी। तो छठवां प्रकार इसका क्या हो गया, नॉन मेरिट सब्सिडी। गैर उत्कृष्ट, गैर उत्कृष्ट सब्सिडी, गैर उत्कृष्ट सब्सिडी। ठीक है, एक तो हो गया आपका उत्कृष्ट सब्सिडी और दूसरा हो गया गैर उत्कृष्ट सब्सिडी या नॉन मेरिट सब्सिडी। तो ये नॉन मेरिट सब्सिडी क्या होती है, नॉन मेरिट सब्सिडी व्यक्तिगत लाभ के लिए दी जाती है। ठीक है, तो ऐसी सब्सिडी जो व्यक्तिगत लाभ के लिए दी जाती है, सामान्यतः इनका लाभ अमीर लोगों को ज्यादा होता है। ऐसा जरूरी नहीं है पर जनरली, जैसे जो पेट्रोल डीजल के ऊपर सब्सिडी मिलती थी, ठीक है, जैसे पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी, हालांकि अभी ये खत्म हो गई है, पर सरकार ने जैसे मान लो एक्साइज ड्यूटी घटा दे, वेट घटा दे, तो उसका फायदा उस व्यक्ति को होगा जिसके पास कार है, जिसके पास व्हीकल है। इंडिविजुअल को फायदा है, एक व्यक्ति मान लो 1000 ट्रक का मालिक है, ट्रांसपोर्टर है, तो उसको ज्यादा फायदा होगा। किसी के पास साइकिल है उसको फायदा नहीं होगा जबकि वो गरीब है। तो सब्सिडी विच इज गिवन फॉर इंडिविजुअल प्रॉफिट, दैट इज इट्स बेनिफिट टू द इंडिविजुअल, इसका लाभ होता है वो व्यक्तिगत स्तर पे होता है और सामान्यतः ये अमीर लोगों को दी जाती है, तो उनको कहा जाता है मेरिट, नॉन मेरिट सब्सिडी, लाइक सब्सिडाइज्ड पेट्रोल डीजल एटसेट्रा। तो ये क्या हो गई नॉन मेरिट सब्सिडी, मतलब ऐसी सब्सिडी जिसका लाभ जो है व्यक्तिगत स्तर पे होता है, यानी इसका लाभ व्यक्ति विशेष को होगा। जैसे मान लो मेरी कार है, कोई दूसरा पड़ोसी लेके गया कि आज यार आपकी कार चाहिए, मान लो पेट्रोल पे सब्सिडी मिल रही है, ठीक है, तो उसको भी फायदा हुआ। फिर मान लीजिए जैसे कभी मान लीजिए कोई और इस कार को चलाए तो उसको फायदा हो गया, तो जो भी इसको चलाएगा उसको फायदा हो रहा है, तो ये व्यक्ति विशेष को हो रहा है। तो ऐसी कोई सब्सिडी जो इंडिविजुअल को फायदा दे, सामान्यतः अमीर लोगों से इसका संबंध होता है, लग्जरी गुड्स वगैरह पे कोई सब्सिडी मिल जाए, इस तरह की चीजें, वो नॉन मेरिट है। तो सरकार की पॉलिसी है कि नॉन मेरिट सब्सिडी को तो लगातार खत्म करना है या कम करना है, और मेरिट सब्सिडी जो गरीबों को फायदा दे रही है उसको हमें लगातार बढ़ाते जाना है। तो इतना क्लियर हो गया ना। अब देखो ये जो टॉपिक है ना, ये आपके फिस्कल पॉलिसी यानी जो बजट वाला टॉपिक है, वहाँ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सरकार सब्सिडी बहुत देती है, जिसके कारण से सरकार का जो है राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो फिर आप वहाँ पूछोगे कि सर ये सब्सिडी क्या है, तो क्योंकि मैं कल से बजट पढ़ाऊंगा, फिस्कल पॉलिसी पढ़ाऊंगा, तो उससे पहले ही आपको ये जानकारी हो जाए कि भाई सब्सिडी क्या होती है, तो आपको वहाँ इधर उधर मुंह नहीं ताकना पड़ेगा कि यार सब्सिडी तो पढ़ा ही नहीं, तो पहले ही आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो अगली सब्सिडी है दोस्तों, वो है आपका फूड सब्सिडी। कौन सी सब्सिडी, फूड सब्सिडी। तो ऐसी सब्सिडी जिससे खाद्यान्न है वो सस्ता हो जाए, ऐसी सब्सिडी जिससे भोजन कम कीमत पे मिलने लगे, अफोर्डेबल प्राइस पे मिले। जैसे अन्नपूर्णा रसोई योजना है, 8 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है, 600 ग्राम खाना खा के आ जाओ। 8 रुपए में जयपुर या किसी शहर के अंदर एक रोटी ना मिले और वहां आपको भरपेट भोजन मिल रहा है। या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसमें 5 किलो अनाज फ्री मिल रहे हैं। स्कूलों में मिड डे मील या पीएम पोषण योजना चल रही है, उसमें बच्चों को निःशुल्क भोजन मिलता है। तो भाई एक बात बताओ कि ये क्या फ्री है क्या सारा, या ये जब खाद्यान्न आ रहा है वो फोकट में आ रहा है कहीं से, या भगवान रात को रख जाता है अनाज भंडारों में कि गरीबों को बांट दो। वो सारा सरकार पैसे में खरीदती है एमएसपी पर, फिर आपको निःशुल्क या फ्री में दे रही है या कम कीमत पर दे रही है।
तो ऐसी सब्सिडी जिससे कम कीमत के ऊपर नागरिकों को भोजन मिलने लगे, उसको हम क्या बोलते हैं? फूड सब्सिडी, खाद्यान्न सब्सिडी। तो अगला लिखिए, फूड सब्सिडी। खाद्यान्न सब्सिडी। तो लिखिए, ऐसी सब्सिडी जिससे खाद्यान्न कम कीमतों पर उपलब्ध हो जाए। खाद्य सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी कहलाती है। ठीक है, जैसे एक योजना चलती है तुम्हारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे ये हो गया तुम्हारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। या फिर मान लीजिए जैसे आपका हो गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, तो ये जितनी भी इस तरह की योजना है, या जो पीएम पोषण योजना है, ठीक है, पीएम पोषण स्कीम, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण जो योजना है, ये जितनी भी इस तरह की योजनाएं हैं, या फिर मान लीजिए आजकल जो राजस्थान सरकार की अन्नपूर्णा रसोई योजना है, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो इनके माध्यम से क्या होता है, गरीब लोगों को कम कीमत पे भोजन मिल जाता है। तो सच सब्सिडी विच इज गिवन टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एट लो प्राइस। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, सच सब्सिडी या सब्सिडी विच इज गिवन टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एट लो प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस, इज कॉल्ड फूड सब्सिडी। याद हो गया सभी के? तो जैसे पीडीएस हो गया, मिड डे मील हो गया जिसका नाम पीएम पोषण हो गया, या फिर अन्नपूर्णा रसोई योजना जो पहले इंदिरा रसोई योजना थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो गई, ये सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे देश के नागरिकों को कम कीमत पे दोस्तों भोजन प्राप्त हो जाती है। स्कूलों में जो दलिया खिलाते हैं वो फुकट में थोड़ा ही आता है, बाल गोपाल योजना का दूध यूं ही तो नहीं आता, उसका भी पैसा लगता है। वो सारा का सारा फूड सब्सिडी है कि गेहूं चावल का इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है, वो आपको फ्री में मिल रहा है, तो इसका डिफरेंस कौन वहन करती है? गवर्नमेंट, तब जाके भोजन कम कीमत पे मिलता है। तो दोस्तों ये हो गए सब्सिडी के टाइप। तो सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी सरकार द्वारा नागरिकों को दी गई आर्थिक सहायता सब्सिडी कहलाती है, अथवा आर्थिक शब्दों में सब्सिडी का मतलब क्या? किसी वस्तु और सेवा की आर्थिक लागत और उसके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर यदि सरकार वहन करे तो वो सब्सिडी कहलाता है। अब ये सब्सिडी जो है कितने प्रकार की है? तो सामाजिक सब्सिडी, आर्थिक सब्सिडी, फिर प्रत्यक्ष सब्सिडी, अप्रत्यक्ष सब्सिडी, मेरिट सब्सिडी, नॉन मेरिट सब्सिडी और फूड सब्सिडी। अब आता है दोस्तों सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है, सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है, ये सब्सिडी सबसे ज्यादा किन चीजों के लिए दी जाती है? तो देखो सब्सिडी जो है सबसे ज्यादा किसके लिए दी जाती है? तो सब्सिडी सबसे ज्यादा किसके लिए दी जाती है? तो ये 3F याद रखना, तीन तो यही है। पहला हो गया फूड, खाद्यान्न हेतु, नंबर 1। नंबर 2 है फर्टिलाइजर, उर्वरकों के लिए। और नंबर 3 जो है वो हो गया फ्यूल के लिए, यानी जो ऊर्जा है एलपीजी,
तो सबसे ज्यादा जो सब्सिडी दी जाती है वो कौन सी है? खाद्यान्न। जैसे इसमें आपका पीडीएस हो गया, ठीक है, फिर ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो गई, अंत्योदय अन्न योजना हो गई, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है। फिर दूसरा फर्टिलाइजर में जैसे, तो ये जो आपने पढ़ा होगा एनपीके, जिसका रेशियो 4:2 2:1 होना चाहिए, यानी यूरिया, फिर आपका डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट एंड म्यूरेट ऑफ पोटास, ये जितनी भी हैं इनके ऊपर मिलने वाली सब्सिडी, एनपीके पर मिलने वाली सब्सिडी। तो ये तो मैंने ऐसे ही बताने के लिए लिख दिया कि 4:2 इनका रेशियो होना चाहिए, तो इन पर जो सब्सिडी मिलती है वो भी इसमें आ जाती है। और फ्यूल के लिए जो है तो वो हो गया एलपीजी, जो गैस सिलेंडर सब्सिडी है वो हो गया आपका इसमें, तो सबसे ज्यादा तो मिलती है इनके ऊपर। उसके बाद में दोस्तों चौथा नंबर जो आता है वो है गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए सब्सिडी, तो गवर्नमेंट सर्विसेज इसमें क्या क्या हो गया, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कौशल विकास हो गया, इनके लिए। तो इसमें जैसे एक हो गया आपका एजुकेशन, ठीक है, दूसरा हो गया आपका हेल्थ, तीसरा हो गया आपका स्किल डेवलपमेंट, तो हेल्थ एजुकेशन सर्विसेज हो गया, जैसे आईआईटी हो गया, एम्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जैसे आरयू हो गया, बीएचयू हो गया, इनमें जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं तो आपसे उतना पैसा थोड़ा ही लिया जाता है, उनकी सैलरी तो बहुत ज्यादा है, तो ये गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करा रही है। उसके बाद में बहुत सारे होते हैं इंसेंटिव्स, क्या होते हैं? प्रोत्साहन सब्सिडी। तो अगला जो नंबर है आपका दोस्तों जिसके ऊपर सब्सिडी दी जाती है, तो सबसे ज्यादा फूड पे, फिर फर्टिलाइजर उर्वरकों पे, फिर फ्यूल यानी आपका ये ऊर्जा हो गया, उसके बाद में प्रोत्साहन सब्सिडी दी जाती है, इंसेंटिव्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंसेंटिव्स, प्रोत्साहन सब्सिडी, क्या? इंसेंटिव्स। तो इंसेंटिव्स या प्रोत्साहन में क्या क्या होती है? ये इकोनॉमिक सब्सिडी होती है। तो इसमें जैसे क्या क्या दिया जाता है, कौन कौन सी सब्सिडी आती है, जैसे मान लो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सब्सिडी हो गया, स्टार्टअप को सब्सिडी हो गया, ठीक है, या स्टैंड अप हो गया, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। और फिर जैसे मान लीजिए एक्सपोर्ट पर सब्सिडी हो गया, ईवी पर सब्सिडी हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो मशीन वगैरह है उन पर सब्सिडी हो गया, या मान लो टैक्स में छूट हो गया, वेवर इन टैक्स हो गया, या लोन पर छूट मिल जाए, इन पर जो सब्सिडी मिलती है इनको हम बोलते हैं प्रोत्साहन सब्सिडी। या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की सब्सिडी जो होती है, जैसे अंबर बॉक्स हो गया, रेड बॉक्स हो गया, ग्रीन बॉक्स हो गया, ब्लू बॉक्स हो गया, स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड बॉक्स हो गया, दीज आर सब्सिडी। तो सब्सिडी इन चीजों के लिए दी जाती है और इनका ये घटता हुआ क्रम है। सबसे ज्यादा सब्सिडी दी जाती है किसके लिए? फूड के लिए, तो इसके लिए सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए, सबसे ज्यादा जो सब्सिडी दी जाती है वो किसके लिए दी जाती है? फूड के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो सब्सिडी होती है, इन सब्सिडी से गवर्नमेंट को क्या तो फायदा है, मतलब पॉजिटिव तो क्यों है ये, और इन सब्सिडी से नुकसान क्या होता है, क्या क्या इसके चैलेंज है। तो पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है सब्सिडी के, है ना, इसके फायदे क्या क्या है सब्सिडी के, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस सब्सिडी। तो ऐसे लिख लीजिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सब्सिडी, सब्सिडी के सकारात्मक पहलू या पॉजिटिव पहलू क्या क्या है। देखो, सबसे जो अगर सब्सिडी का पॉजिटिव पहलू दोस्तों है, तो सब्सिडी कमजोर और वंचित वर्ग के कल्याण को बढ़ाती है। तो पहला इसका फायदा क्या हो गया कि सब्सिडी से
कमजोर एवं वंचित वर्ग के लोगों का कल्याण बढ़ता है। ठीक है, सब्सिडी से कमजोर व वंचित वर्ग के लोगों का कल्याण बढ़ता है। ठीक है, द वेलफेयर ऑफ वीकर एंड डेप्राइव्ड सेक्शन बाय सब्सिडी। ठीक है, द वेलफेयर ऑफ वीकर एंड डेप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इससे समाज के गरीब वंचित वर्ग के लोग हैं जो शिक्षा नहीं ले सकते, जिनके मान लीजिए दवाइयाँ जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, चिकित्सा अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके अलावा भोजन भी बेचारे नहीं खरीद पाते हैं, रहने के लिए भी चुनौतियां हैं, तो ऐसे लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास सब कुछ सरकार फ्री देती है। तो उन लोगों का भी कल्याण हो जाता है, वो भी इसी देश के नागरिक है। जो भारत की भूमि पर पैदा हो गया उस वो अक्षम है, तो हम सब की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका पेट भी भरे, उसका शिक्षा भी हो, उसका स्वास्थ्य भी बेहतर हो, उसका भी कल्याण हो। चूंकि वो भारत का नागरिक है, हमारा भाई बंधु है, तो जो अमीर लोग है उस पर सरकार टैक्स लगा देती है और उस टैक्स के पैसे से उनका कल्याण करती है। तो इससे क्या होता है, गरीब और वंचित वर्ग के लोगों का कल्याण होता है। फिर सब्सिडी से सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय सुनिश्चित होती है। तो दोस्तों दूसरा जो इसका फायदा है, सब्सिडी से सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित होती है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित होती है। ठीक है, सब्सिडी से सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित होती है। सब्सिडी से सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित होती है। सो सब्सिडी प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सब्सिडी प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सब्सिडी प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। अब देखो, सामाजिक न्याय का मतलब तो समाज में किसी भी तरह की असमानता नहीं होना, यानी गरीब अमीर में भेद नहीं होना, पुरुष महिला में भेद नहीं होना, गांव गरीब शहर के लोग और गांव के लोगों में भेदभाव नहीं होना, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना। और इकोनॉमिक जस्टिस है, उसका मतलब क्या है कि आर्थिक संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए एक व्यक्ति के पास, सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक रिसोर्स सबके पास होना चाहिए। आर्टिकल 39C हमारे संविधान का वो भी इसी की बात करता है कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि आर्थिक संसाधनों का संकेंद्रण रोके। तो अमीर लोगों के पास पैसा है, तकनीक है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कौशल विकास सब वो कर सकते हैं, तो सब्सिडी दे दे के गरीब के बच्चों को, किसान के बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को या मिडिल क्लास के जो बच्चे उनको अच्छी सरकारी स्कूल, IIT, IIM उनमें पढ़ाना, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि उपलब्ध कराना, और वो रोजगार के लिए जाएं तो उनको टैक्स में छूट देना, मशीन खरीद रहे उस पर छूट देना, और लोन उनको सस्ता प्रदान करा दे, तो वो भी आर्थिक तौर पे सक्षम बन जाएंगे और एक दिन वो भी बड़े आदमी बन जाएंगे। तो इस तरह से आर्थिक न्याय सुनिश्चित होती है सब्सिडी से। फिर दोस्तों जो अमीर व्यक्ति है, तो अमीर व्यक्ति के पास क्या है कि वो रिसोर्स खरीद लेगा, रिसोर्स प्राप्त कर लेगा, बट सब्सिडी रिसोर्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो इससे संसाधनों का समतामूलक वितरण सुनिश्चित होता है। तो तीसरा क्या है, सब्सिडी से संसाधनों का, रिसोर्सेस का समतामूलक वितरण सुनिश्चित होता है। ठीक है, सब्सिडी से संसाधनों का समतामूलक वितरण सुनिश्चित होता है। सब्सिडी प्रमोट्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। सब्सिडी प्रमोट्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। सब्सिडी से संसाधनों का समतामूलक वितरण सुनिश्चित होता है। उसके बाद दोस्तों अगला जो है कि सब्सिडी जो होती है ये गरीब लोगों को दी जाती है, तो सब्सिडी से गरीबी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, भुखमरी, हंगर जैसी सामाजिक चुनौतियां, सोशल चैलेंजेस, सामाजिक चुनौतियां, सोशल चैलेंजेस या समस्याएं
समाप्त होती है या कम होती है। तो सब्सिडी से गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी सामाजिक चुनौतियां हैं, उनका सामना करने में हम सक्षम होते हैं या उनको हम कम कर पाते हैं, उनसे कॉम्बेट फाइट कर पाते हैं। ठीक है, तो सब्सिडी हेल्प्स टू फेस चैलेंजेस लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड हंगर। सब्सिडी हेल्प्स टू फेस चैलेंजेस, सोशल चैलेंजेस लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर। ठीक है, तो इनको हम दूर करने में सक्षम हो पाते हैं। दूसरा दोस्तों, एक आपने पढ़ा आर्थिक सब्सिडी। कौन सी सब्सिडी? तो आर्थिक सब्सिडी। तो ये जो इकोनॉमिक सब्सिडी दी जाती है किनको? आर्थिक उत्पादन करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो ये जो आर्थिक सब्सिडी दी जाती है उससे आर्थिक उत्पादन बढ़ता है और उत्पादन कर्ता प्रेरित होते हैं। किसके लिए? ज्यादा उत्पादन करने के लिए। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक सब्सिडी है ये क्या करती है? उत्पादनकर्ताओं को मोटिवेट करती है। तो इकोनॉमिक सब्सिडीज एनकरेज प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस। इकोनॉमिक सब्सिडी एनकरेज प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस। आर्थिक सब्सिडी उत्पादन को बढ़ावा देती है और उत्पादनकर्ता को प्रेरित करती है। ठीक है भाई, मान लो टैक्स में छूट दे दिया, मशीन सस्ती दे दी, जमीन सस्ती दे दी। ठीक है, या मान लो कि किसानों को बिजली फ्री दे दी, किसानों को एक एक ट्रैक्टर पे सब्सिडी दे दिया, कुसुम योजना में सब्सिडी दे दी, ब्याज में उनको छूट दे दी, तो किसान भाई भी प्रेरित होंगे। इसी तरह मान लो कोई नया पढ़ के अभी एमबीए करके आया, कोई आईआईटी करके आया, कोई डॉक्टर करके आया, कोई पीएचडी करके आया, तो उनको अगर उनके संबंधित व्यवसाय के लिए सब्सिडी मिल जाए तो वो अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं, उसमें कुछ ना कुछ झंडे गाड़ेंगे तो वो भी उत्पादन बेहतर करेंगे। फिर दोस्तों, जब भी हमारे देश में महंगाई हो या मुद्रास्फीति हो तो ये महंगाई और मुद्रास्फीति में भी सहायता करती है। तो सब्सिडी मुद्रास्फीति या मंदी में, मुद्रास्फीति या मंदी में नागरिकों तथा उद्योगों दोनों को सहायता करती है। ठीक है, सब्सिडी मुद्रास्फीति या मंदी में नागरिकों को भी और जो उद्योग हैं उनको भी एक तरह से प्रोटेक्ट करती है, उनकी भी सहायता करती है। तो द सिटीजन्स एंड इंडस्ट्रीज, द सिटीजन एंड इंडस्ट्रीज, द सिटीजन एंड इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री, द सिटीजन एंड इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री get protection from inflation and recession, get protection from inflation and recession, the citizen and industries of the country get protection from inflation and recession। तो सब्सिडी देश के नागरिकों को और उद्योगों को मुद्रास्फीति और मंदी से सहायता देती है। देखो, अगर सब्सिडी ये मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा है तो इससे नागरिकों को भी घाटा होता है। फिक्स इनकम वाले हो गए, मजदूर हो गए, मिडिल क्लास हो गए, उनको घाटा होगा। तो सरकार उनको कम कीमत पे मान लीजिए कुछ वस्तु और सेवा उपलब्ध करा दे तो उनको फायदा हो गया। उद्योगों का माल कम बिकने लग जाता है, कीमत ज़्यादा होने से महंगा लोन होगा और बाकी घाटा होगा। मशीनरी महंगी हो गई तो सरकार उनको भी सब्सिडी देती है ताकि उनको कॉस्ट ज़्यादा ना आए। उनको जैसे जो कॉस्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स है, उसको कम कर देती है। ठीक है, सब्सिडी बढ़ा देगी ताकि उनकी लागत कम आए। और जब रिसेशन हो जाता है, मंदी बहुत हो गई कि माल तो खूब भरा पड़ा है पर खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, इसको बोलते हैं मंदी की स्थिति, कि ओवर प्रोडक्शन हो गया, सप्लाई है नहीं, डिमांड सप्लाई बहुत भरी पड़ी है, डिमांड नहीं है, लोग खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है उनके पास। तो सरकार फिर कई तरह से टैक्स में छूट देती है या रोजगार, सरकारी रोजगार बढ़ाती है, कई तरह से उसको फाइट करती है। ये जब हम सब्सिडी पढ़े, वो मुद्रास्फीति पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल देखेंगे। तो सब्सिडी मुद्रास्फीति और मंदी दोनों में नागरिकों और उद्योगों को सहायता देकर उन्हें इससे बाहर निकालती है।
और फिर दोस्तों देखो, सब्सिडी अगर दी जाती है ना, तो ये एक वेलफेयर नेचर भी स्टेट का, कि यार कितना कल्याणकारी राज्य है, कितना वेलफेयर करता है लोगों का। शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, रेंट फ्री, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना, वृद्धावस्था के लिए कल्याणकारी योजना। तो इससे द वेलफेयर नेचर ऑफ स्टेट इज इंश्योर्ड, यानी राज्य जो है उसका कल्याणकारी स्वरूप देश के लोगों के सामने आता है। तो इससे क्या होता है, तो इससे राज्य का कल्याणकारी स्वरूप भी सामने आता है। तो सब्सिडी से राज्य का कल्याणकारी स्वरूप प्रदर्शित होता है। ठीक है, सब्सिडी से राज्य का कल्याणकारी स्वरूप प्रदर्शित होता है। तो दोस्तों इस तरीके से सब्सिडी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको देखिए तो द वेलफेयर नेचर ऑफ द स्टेट इज इंश्योर्ड, और आप ये देखिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर करती है ये, चाहे बच्चे हों स्कूल वाले, ठीक है। तो एक पॉइंट आप और लिख सकते हैं, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करती है। स्कूल में बच्चों को भोजन क्यों दे रहे हैं, शिक्षा भी बढ़े, और साथ ही साथ जो गरीब बच्चे, वंचित बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल में ही पढ़ पा रहे हैं, उन बच्चों को वहाँ न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो कम से कम उनका जो शैशव अवस्था है और 8वीं तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उन बच्चों को कम से कम न्यूट्रिशन प्राप्त हो जाएगा, तो उनका जीवन अच्छा रहेगा। पढ़ भी लिए और भोजन भी बचपन में अच्छा मिल गया, तो ये फायदे ही फायदे हैं। इस दृष्टिकोण से तो सब्सिडी बहुत अच्छी हो गई। लेकिन दोस्तों इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। तो देखो फायदे क्या क्या है, एक बार रिवीजन कर लो। कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों का कल्याण बढ़ाती है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय सुनिश्चित होती है, संसाधनों का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इससे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, भुखमरी जैसी चुनौतियां कम होती है। आर्थिक सब्सिडी आर्थिक उत्पादन को बढ़ाता है और उत्पादनकर्ता को प्रेरित करती है। मुद्रास्फीति मंदी में नागरिकों और उद्योगों दोनों को सहायता प्रदान करती है और राज्य का कल्याणकारी स्वरूप सुनिश्चित होता है। इसके अलावा इससे जैसे सब्सिडी है तो हम लोगों को फूड सिक्योरिटी इंश्योर करती है, और कई और फायदे इसके हो सकते हैं। अब है इसके जो चैलेंज है, चुनौतियां हैं, वो क्या क्या है, बोले तो नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। सब्सिडी के नकारात्मक पहलू, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी के नकारात्मक पहलू की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहला इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो है सरकार का राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा बढ़ता है। सरकार का राजस्व घाटा बढ़ता है, जिससे सरकार का राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, बढ़ेगा। तो पहला तो क्या है कि भाई देखो सब्सिडी क्या है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दो प्रकार के एक्सपेंडिचर आप पढ़ोगे बजट में। एक होता है दोस्तों आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा व्यय सरकार का जिससे ना तो बेचारी की एसेट्स क्रिएट हो, यानी ना तो कोई संपत्ति का सृजन हो रहा है, और ना ही सरकार की लाइबिलिटीज, उधारी, कर्जा चूके और बार बार खर्चा हो, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे सब्सिडी हो गया, ब्याज अदायगी हो गया, ठीक है, पेंशन का पैसा हो गया, प्रशासनिक व्यय वगैरह, ये सारे। दूसरा जो होता है वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब सरकारों का ऐसा व्यय जिससे या तो उसका कर्जा, लाइबिलिटी, देनदारी कम हो जाए, या तो उसकी कोई एसेट्स बन जाए, रोड, रेलपोर्ट, एयरपोर्ट, स्कूल का बिल्डिंग, हॉस्पिटल का बिल्डिंग आदि बन जाए। और ये कम होता है, बार बार नहीं होता है। एक बार बना लिया रोड तो बार बार रोज थोड़ी टूटेगी। ये बात और है कि अपनी बनी बारिश आई और टूट जाती है, तो कमीशन भी तो आता है ना वो। खैर, तो सब्सिडी कैसा वे है, सब्सिडी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है ये कम अच्छा होता है, बुरा नहीं होता है, कम अच्छा होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा अच्छा होता है। तो ज्यादा कौन सा होना चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर हम सारा पैसा तो फ्रीबीज रेवड़ी बांटने में कर देते हैं, और रेवड़ी फ्री की नहीं आती है, सरकार खरीद के आपको फ्री में दे रही है। तो सरकार को रेवड़ी खरीदने के कारण बहुत घाटा हो रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है। आपको फ्री में जो भी चीज दे रही है सरकार, का तो बजट गड़बड़ा रहा है इससे। तो इसके कारण सरकार का क्या बढ़ जाता है? फिस्कल रेवेन्यू डेफिसिट। और रेवेन्यू डेफिसिट का रिजल्ट क्या है? उसका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। तो सब्सिडीज इंक्रीज रेवेन्यू डेफिसिट, सब्सिडी increase revenue deficit of government resulting in higher fiscal deficit of the government. Subsidy increase revenue deficit resulting in higher fiscal deficit of the government. तो पहला पॉइंट इंग्लिश वालों ने लिख लिया, सब्सिडी increase revenue deficit resulting in higher fiscal deficit of the government. फिर एक आपने पढ़ा होगा डेट टू जीडीपी रेशियो। दूसरा क्या होता है? तो एक शब्द आपने पढ़ा होगा डेट जीडीपी रेशियो। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ज जीडीपी अनुपात। ये बढ़ता है सब्सिडी से। सब्सिडी से कर्ज जीडीपी अनुपात बढ़ता है। द सब्सिडी इंक्रीजेज डेट टू जीडीपी रेशियो। इसका मतलब ऐसे समझो, देखो भाई, मान लो तुम्हारी जीडीपी कांस्टेंट है 100 रुपया, और तुम्हारे ऊपर अभी कर्जा है 60 रुपया। जीडीपी फिक्स है 100 रुपया और कर्जा कितना है? 60 रुपया। अब तुम्हें फ्री में मोबाइल भी बांटने हैं, तो तुमने और कर्जा लिया और मोबाइल बांटा, तो तुम्हारा डेट हो गया 80। जीडीपी अभी भी 100 ही है, फिर भी तुम्हें जक नहीं पड़ी, तुम्हारा जीडीपी 100 ही है। अब तुम कहे कि भैया हम तो 100 रुपया फ्री बांटेंगे, लाडली बहना योजना, लाडला भाई योजना, लाडला दादी योजना, लाडली दादा योजना। तो अब तुम्हारा कर्जा और बढ़ गया और ये हो गया 100 अनुपात 100, फिर भी नहीं सुधरे। तो फिर और कोई ऐसी फ्रीबीज बांट दिया आपने, फ्री बिजली, फ्री पानी, या कोई भी चीज ऐसा, और ये हो गया 200 अनुपात 100। मतलब जीडीपी की तुलना में सरकारों का कर्ज जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सब्सिडी इसके फायदे हैं, लेकिन इससे दोस्तों राज्य की जो आर्थिक स्थिति है, माली स्थिति है, वो तो खराब हो रही है ना। और फ्री में देखो, जहर भी बांटो ना एक बार तो लोग चख ही लेंगे, भले उसके बाद में बोलने के लिए भी काबिल ना बचे। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी बाथरूम में एसी लगा हुआ है, उसको बिजली का ऊपर सब्सिडी देने का क्या फायदा भाई? कोई पूछे तो सही कि भाई उसको किस बात का सब्सिडी पर दे रहे हैं, चूंकि टैक्स का पैसा है, सरकार के बाप का थोड़ा ही है। तो इससे क्या बढ़ जाता है? सब्सिडी से फिर डेट जीडीपी रेशियो बढ़ता है। अभी जैसे राजस्थान, ये हिमाचल प्रदेश की सरकार आप देखिए, वहां पे सैलरी नहीं दी गई, ठीक है, और वहां की सरकार ने 2-2 महीने का टीए रोक दिया कि भाई हम नहीं लेंगे, चूंकि आर्थिक संकट है, बांटो और फ्री के अंदर। तो इससे क्या हो रहा है कि सब्सिडी डेट जीडीपी रेशियो को बढ़ाती है। और ये जो आजकल फ्रीबीज वाली कल्चर चल पड़ी है देश में, इससे दोस्तों फिर आगे जाकर के दिक्कत आएगी। जैसे पाकिस्तान कटोरा लेके घूमता है, श्रीलंका की स्थिति है कि राष्ट्रपति छोड़ के भाग गए, वो स्थिति हमारे देश में कभी ना आए। इसलिए हमें सब्सिडी को कंट्रोल्ड वे में, जरूरत है तो जरूर दीजिए, मेरिट सब्सिडी बढ़ाओ, गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए कल्याण हेतु करो। लेकिन जिनके घर में भैया बाथरूम में भी एसी हो, उसको सब्सिडी की क्या जरूरी? तो वो तो खुद ही छोड़ दे उसको। तो ये होना चाहिए, गिव इट अप होना चाहिए। जैसे राजस्थान सरकार ने अभी कहा है कि भाई जो सक्षम है वो पीडीएस का लाभ ना उठाएं, तो बढ़िया स्टेप है कि भाई जो सक्षम है छोड़ दें। तो अगला दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि सब्सिडी कर्ज जीडीपी अनुपात को बढ़ाता है। क्या? सब्सिडी डेट जीडीपी रेशियो, कर्ज जीडीपी अनुपात को बढ़ाता है। द सब्सिडी इंक्रीजेज डेट टू जीडीपी रेशियो। अब तीसरा पॉइंट लिखे, थर्ड पॉइंट, ठीक है, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट। देखो सब्सिडी जो है, सब्सिडी में एक लीकेज की समस्या बहुत बड़ी समस्या है।
तो सब्सिडी लीकेज, क्या सब्सिडी लीकेज का मतलब जिस व्यक्ति को सब्सिडी मिलना चाहिए उसको तो ना मिले, और जो बेचारा गरीब है, मतलब जो गरीब है उसको तो सब्सिडी ना मिले, उसका फायदा अमीर उठा ले, उसको बोलते हैं सब्सिडी लीकेज। रियल जो बेनिफिशियरी उसको ना मिलना और घोस्ट बेनिफिशियरी को मिल जाना, बीपीएल वंचित रह जाए, एपीएल को फायदा हो जाए, इसको बोलते हैं सब्सिडी लीकेज। तो क्या प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है? सब्सिडी लीकेज की समस्या। तो कौन सी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है? सब्सिडी लीकेज की समस्या। द प्रॉब्लम ऑफ सब्सिडी लीकेज या चैलेंज ऑफ सब्सिडी लीकेज। तो सब्सिडी लीकेज का मतलब हो गया बीपीएल को राशन का सामान मिलना चाहिए फ्री में, अब बीपीएल तो बाहर हो जाए, एपीएल को मिले, या मान लीजिए वंचित वर्ग का गरीब व्यक्ति है उसको फायदा मिलना चाहिए लेकिन उसको फायदा ना मिलके किसी अमीर को फायदा हो जाए। तो ये एक तरह से सब्सिडी का दुरुपयोग है, सब्सिडी का लीकेज है कि जिसको रियल में फायदा होना चाहिए उसको ना मिले। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर करप्शन भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। सब्सिडी प्रणाली में भ्रष्टाचार, सब्सिडी प्रणाली में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी चुनौती है। द चैलेंज ऑफ करप्शन, जैसे पीडीएस व्यवस्था है तो उसमें खूब करप्शन होता है। ठीक है, कई तरह की योजनाएं हैं, उनमें जैसे राजीव गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था जब वो प्रधानमंत्री थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं लेकिन गरीब लोगों तक 15 पैसा ही पहुंचता है, बीच में बिचौलिए खा जाते हैं। ठीक है, ये करप्शन बहुत ज्यादा बड़ी समस्या हमारे देश के अंदर, सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूट करने के अंदर कॉस्ट बहुत आती है। तो ये अगली प्रॉब्लम क्या हो गई? सब्सिडी डिलीवरी कॉस्ट। मतलब जैसे मान लीजिए विधवा पेंशन, गरीबों को पेंशन या कुछ भी चीज हम दें, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कॉस्ट भी तो बहुत आ रही है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट बहुत आती है इसमें, और वो फिर एक तरह से और बर्डन आता है सरकार के ऊपर। तो सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो हाई कॉस्ट ऑफ सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन, सब्सिडी देने की लागत बहुत ज्यादा है। उसके बाद दोस्तों एक जो इसकी प्रॉब्लम आती है वो है पब्लिक फॉर्मेशन जो है वो प्रभावित होता है। छठवा क्या है? तो सब्सिडी से सार्वजनिक पूंजी निर्माण प्रभावित होता है। सार्वजनिक पूंजी निर्माण प्रभावित होता है। इसका मतलब क्या है? देखो समझो, मान लो सरकार के पास 1,000 रुपया था, सारा पैसा उसने मान लो 500 रुपया तो जो जरूरी है ब्याज चुकाने में, डिफेंस पे, उस पे खर्च कर दिया। अब बचा 500 रुपया, वो कर दिया सब्सिडी पे। तो रोड कहीं से बनाओगे, रेल कहीं से बनाओगे, पोर्ट कहीं से बनाओगे, हॉस्पिटल कहीं से बनाओगे, स्कूल की बिल्डिंग कहीं से बनाओगे? तो पब्लिक कैपिटल फॉर्मेशन गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू सब्सिडीज। पब्लिक कैपिटल बोले तो स्कूल बिल्डिंग, हॉस्पिटल बिल्डिंग, रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, दीज आर पब्लिक कैपिटल। और जितना ज्यादा हमारा सब्सिडी दिया जाएगा उतना ही ये इनका निर्माण कम होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि पैसा जितना टैक्स का आ रहा है उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर करके हम फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, कैपिटल जो पब्लिक कैपिटल है उनका, और सारा पैसा फ्रीबीज में बांट दिया। तो आज तक इतना दिन हो गया, आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, फिर भी भारत के अंदर कई तरह की चुनौतियां, जैसे बारिश आती है तो पानी भर जाता है, उसका सीवरेज सिस्टम नहीं है, या फिर मान लीजिए जैसे स्कूल कॉलेज देखें उनमें कई जगह टॉयलेट्स तक नहीं बने हुए, लाइब्रेरी की स्थिति खराब है, हॉस्पिटल के अंदर आप देखिए सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ बेड तक प्रॉपर नहीं होते हैं, एकदम कचरा फैला हुआ है, कई बार लाइट नहीं आ पाती है, वहाँ की स्थिति खराब ही है। तो क्योंकि पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो पब्लिक कैपिटल फॉर्मेशन गेट अफेक्टेड ड्यू टू हाई सब्सिडीज। और फिर ये जो सब्सिडी है ना, ये मार्केट के नियमों के विरुद्ध मानी जाती है। तो अगला क्या है? सब्सिडी
को स्वस्थ सब्सिडी को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध माना जाता है। सब्सिडी को बाजार की जो एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, उसके खिलाफ माना जाता है। मान लो कोई देश है वो खूब सब्सिडी दे रहा है अपने देश के उत्पादकों को, तो उसका माल सस्ता होगा, और जो गरीब देश है जो सब्सिडी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो सब्सिडी नहीं देंगे, तो ऐसे में उनका माल तुलनात्मक रूप से महंगा होगा। जो सब्सिडी दे रहा है उसका सस्ता है और जो नहीं दे पा रहा है उसका महंगा है, तो फिर ये सस्ता माल उस देश में डंपिंग होगा। जैसे चीन क्या करता है, अपने उत्पादकों को खूब सब्सिडी देता है, तो उसके फोन, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी जितनी भी चीजें हैं वो सस्ता है, क्वालिटी भी कमजोर और सस्ता भी है। तो सस्ता होगा तो गरीब जो विकासशील देश है उनके बाजार में वही माल भरा पड़ा है, इससे बेचारे जो देश हैं उनकी खुद की इंडस्ट्री बर्बाद हो जाती है। तो सब्सिडीज आर कंसिडरेड अगेंस्ट द रूल ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन। सब्सिडीज आर कंसिडरेड अगेंस्ट द रूल ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन। ठीक है, ये हो गया आपका इसका नेगेटिव एस्पेक्ट। और एक दोस्तों देखो जो आता है वो क्या है कि ये जो सब्सिडी होती है, इस सब्सिडी के कारण जो ये गरीब लोग हैं सदैव सरकार पर ही निर्भर होते हैं, स्वावलंबी नहीं बन पाते हैं। तो के कारण सब्सिडी के कारण गरीब या वंचित गरीब लोग हमेशा सरकार पर निर्भर होते हैं, अर्थात स्वावलंबी का अभाव होता है इनमें। ठीक है, स्वावलंबन का अभाव होता है। पीपल फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शंस आर नॉट एबल टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट ड्यू टू सब्सिडीज and are always dependent on the government. People from disadvantaged sections या weaker sections are not able to become self dependent due to high subsidies and freebies and always are dependent on the government. तो देश के जो नागरिक हैं वो सब्सिडी का लाभ उठाने के चक्कर में गरीब बने रहते हैं, बीपीएल बने रहते हैं। ठीक है, काम करेंगे नहीं, इसीलिए तो हमारे देश से फिर इतनी गरीबी, इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही है फिर भी गरीबी दूर नहीं हुई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है फिर सब्सिडी व्यवस्था में। तो वो लोग सोचते हैं यार सरकार फ्री में स्कूल दे रही है, अस्पताल दे रही है, खाना मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, अमीर हो गए तो मिलेगा नहीं। तो एक वो था ना कि एक व्यक्ति गांव में था, वो जांटी खेजड़ी के पेड़ के नीचे खाट पे आराम से मस्त सो रहा था। तो एक व्यक्ति वहां गया और बोला भाई तू सो रहा है, काम वाम नहीं करना क्या? तो बोला काम करके क्या मिलेगा? बोला पैसा मिलेगा। पैसा मिलके क्या करेगा? तू तेरी जरूरत की चीजें खरीद लेगा, उससे क्या होगा? तेरे बच्चे खुश होंगे, पत्नी खुश होगी, उससे क्या होगा? तेरी सेवा होगी, उससे क्या होगा? तुझे आराम मिलेगा। बोले वो तो मुझे अभी भी मिल ही रहा है, फोकट में मिल रहा है, तो मैं क्यों काम करूं? तो इसका मतलब क्या होता है, व्यक्ति हमेशा सरकार पर डिपेंड रहता है। तो इस तरह दोस्तों सब्सिडी की ये चुनौतियां होती हैं कि इसके काफी सारे चैलेंज ये जाता है। ठीक है, तो ये सरकार की सब्सिडी जो है उसका नुकसान होता है। अब दोस्तों आता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या है, डीबीटी क्या है? तो डीबीटी का मतलब होता है सरकार के द्वारा जो सरकारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं के लिए जो भी सब्सिडी राशि आपको सरकार दे रही है वो सीधा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये गवर्नमेंट है और ये मान लो बीच का कोई एजेंसी है जो सर्विस या गुड्स आपको दे रही है, और ये मान लीजिए बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है या व्यक्ति है। कौन सा? लाभार्थी, बेनिफिशियरी। तो कोई भी वस्तु या सेवा जिसका लाभ पहले सरकार आपको कह रही थी, ये प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, उत्पादक है, और इसकी मान लो कोई वस्तु है जो आपको मिल रही है इस उत्पादक की, एजेंसी या जो उत्पादक है, तो इसकी जितना भी आपको कॉस्ट आए, इसकी कॉस्ट मान लीजिए आ रही है 10,000 रुपया, कोई भी वस्तु है,
और सरकार आपको दिलवाए 5,000 रुपए में, तो ये 5,000 रुपया क्या हो गया? सब्सिडी है। तो पहले कैसे मिल रहा था? ये अप्रत्यक्ष तरीके से मिला ना आपको लाभ। सरकार ने क्या कहा कि भाई तुम 10,000 रुपए की चीज है उसको 5,000 में देना, क्योंकि 5,000 रुपया हम तुम्हें दे देंगे, 5,000 रुपया इसे सरकार दे। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। अब डीबीटी क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या है? तो मान लो ऐसा हो जाए, ये तो हो गया अप्रत्यक्ष तरीके से। अगर इस तरह से हो कि ये गवर्नमेंट है और ये मान लीजिए वो एजेंसी है जो प्रोड्यूसर कर रही है कोई भी वस्तु और सेवा, और ये लाभार्थी है, तो अगर मान लो सरकार इसकी चीज है वो 10,000 रुपए की है, कॉस्ट कितना है? 10,000, तो इसको कितने का मिले? ये 10,000 का ही मिले, इसकी सेलिंग प्राइस है, जितने का है उतने का इसने बेच दिया। सरकार सीधा इसके अकाउंट में क्या करे? 5,000 रुपया ट्रांसफर कर दे। तो इसी को बोलेंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या बोलेंगे इसको? डीबीटी। तो डीबीटी का क्या हो गया? टू ट्रांसफर द सब्सिडी मनी प्रोवाइडेड फॉर गवर्नमेंट स्कीम, टू ट्रांसफर द सब्सिडी मनी प्रोवाइडेड फॉर गवर्नमेंट स्कीम डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरीज अकाउंट बाय द गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? यानी सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं के लिए दी जाने वाली सब्सिडी का जो राशि है, पैसा है, सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो इसको दोस्तों बोलते हैं डीबीटी। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो डीबीटी की परिभाषा क्या हो गई? डीबीटी का मतलब क्या हो गया? तो डीबीटी की परिभाषा क्या हो गई? सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं, सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों, सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचा दिया जाए। टू ट्रांसफर द सब्सिडी मनी प्रोवाइडेड फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरीज अकाउंट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड सब्सिडी। जैसे इसकी पहली जो लॉन्च इसका कब हुआ? तो डीबीटी भारत में शुरुआत कब हुआ? ये डीबीटी की शुरुआत भारत में दोस्तों मनमोहन जी की सरकार में हुआ था। कब? 1 जनवरी और 2013 को, 1 जनवरी 2013 को। तो 1 जनवरी 2013 को ये शुरू हुई थी। फिर नरेंद्र मोदी सरकार में काफी पॉपुलर हुई। उन्होंने जब 1 जनवरी 2015 को पहली योजना शुरू की, एलपीजी गैस सिलेंडर सीधा खाते में आने लगा। फिर उन्होंने 2016 के अंदर फर्टिलाइजर सब्सिडी किसानों को, उस पर भी डीबीटी लागू कर दी। हालांकि किसानों को पैसा सीधा नहीं मिलता है, जब बिक्री होती है तो उनको तो पहले की तरह ही मिलेगा सस्ता, लेकिन उस कंपनी को अब बिक्री करने पर पैसा मिलता है। तो इस पे हम बात करेंगे बाद में। फिर दोस्तों सबसे बड़ी जो आज योजना चल रही है वो है पीएम किसान योजना, जिसमें लगभग 11 करोड़ किसानों को हर 4 महीने पर 2-2 हजार रुपए भारत सरकार के द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं। यानी साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। पूरे देश में राजस्थान में 8,000 है, वो एक अलग बात है, 2,000 राज्य सरकार दे रही है। अब एक बार कल्पना करो कि उनको बांटा जाता तो बैंकों में लाइन ही लगी रहती 2-2 हजार लेने में, कई सारे लोग ले नहीं पाते, करप्शन होता। लेकिन सीधा मोदी जी बटन दबाते हैं और 11 करोड़ किसानों को एक साथ डीबीटी के माध्यम से 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें साल में जाती है। तो 19 फरवरी 2019 को भारत सरकार ने ये जो पीएम किसान योजना चलाई, ये बहुत बड़ी डीबीटी स्कीम है। फिर उज्ज्वला योजना हो गई। ऐसे लगभग 300 प्लस केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकारों की भी बहुत सारी योजना है। अब डीबीटी से फायदा क्या होता है? तो एक तो जो रियल लाभार्थी है उसको टारगेट करना आसान हो जाएगा कि जो सही में बेनिफिशियरी उसकी पहचान होगी। और दूसरा दोस्तों इससे वित्तीय समावेशन भी बढ़ता है। तीसरा, फंड ट्रांसफर बेनिफिशियरी को आसान हो जाता है, मतलब वित्तीय
समावेशन होगा और लाभार्थी को धन प्रदान करना या धन अंतरण करना सीधा उसके खाते में, बीच में कोई बिचौलिया वगैरह ये नहीं खा पाएगा, यानी बीच में कोई उसका लीकेज वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो कर्बिंग ऑफ लीकेज इन द बेनिफिट डिलीवरी प्रोसेस थ्रू एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन एजेंट, यानी बिचौलिए, दलालों, एजेंसियों, इनके उन्मूलन से लाभ वितरण के बीच में जो लीकेज होता है, रिसाव होता है, जो फर्जी बीपीएल बन जाती हैं या फर्जी लाभार्थी आते हैं, उनकी समस्या खत्म होगी। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, फिस्कल डेफिसिट भी कम होता है इससे, और साथ ही साथ दोस्तों जो सब्सिडी वितरण करने में प्रशासनिक लागत आती है वो भी कम होती है। जैसे पीडीएस का वितरण कर रहे हैं तो राशन की दुकान वाला, एफसीआई का गोदाम वाला, जो फूड इंस्पेक्टर है वो हो गया, डीएम साहब हो गया, एसडीएम साहब हो गया, सब उसको देखते हैं कि वो सही से चल रही है क्या। मान लो अगर सीधा उसके खाते में दे जाके बाजार से सामान खरीद ले तो ये उसका फायदा होगा। लेकिन इसके कई मिसयूज भी हो सकते हैं, जैसे आपको पैसा भेजा पीडीएस का कि जाके राशन खरीद के खाना, पिताजी ने मान लो मम्मा के नाम से राशन का वो अकाउंट है और उसके खाते में आया जनधन खाते में पैसा, लेकिन पिताजी ने निकाला और पी के आ गए, शराबी हैं, पियक्कड़ हैं, पी के आ गए ड्रग्स में, अल्कोहल में, तो अब परिवार तो भूखा रहेगा ना, तो एक फूड क्राइसिस संकट हो सकता है। गांव में अभी साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं, गांव के भोले भाले लोग हैं उनको लिटरेसी नहीं है इसका ज़्यादा, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, तो कोई फ़ोन करके बोल दे तुम्हारे खाते में ये पैसा आया, ओटीपी मांग के सारा गायब कर दे, अवेयरनेस का भी अभाव है। ठीक है, और गांव के अंदर अभी भी दोस्तों ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी पुअर है, तो डीबीटी की कई चुनौतियां हैं। इसके ऊपर हम चर्चा अगली क्लास के अंदर डिटेल करेंगे। तो आज मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करूंगा। आप लोगों से यही गुजारिश है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सिद्धार्थ टेक ऐप आप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, जहां पे आप दोस्तों ये कोर्स पूरा खरीद सकते हैं इकोनॉमी। इसमें इंडिया और वर्ल्ड का इकोनॉमी आपको मात्र 499 रुपए में अभी मैं पढ़ा रहा हूं। नोट्स आपको क्लास होने के तुरंत बाद ऐप पे अपलोड कर दिए जाते हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम में। और दोस्तों आप अगर टेस्ट देना चाहते किसी भी एग्जाम का, मात्र 39 रुपये आपको एक बार देना है। उसके बाद वहाँ पे जितने भी एग्जाम है, चाहे आप यूपीएससी का, एमपीपीएससी का, बिहार पीसीएस का, हरियाणा पीसीएस का, या कोई भी एग्जाम आरएस वगैरह दे रहे हैं, या टीचर का एग्जाम, या एनडीए का, सीडीएस का, जुडिशियरी सर्विसेज का, ठीक है, या आईबी एग्जाम हो गया, सीएपीएफ का एग्जाम हो गया, कोई भी एग्जाम है, सब 39 रुपए में टेस्ट अवेल कर सकते हैं। तो है ना मजेदार चीज, तो वहां पे आप जाके टेस्ट पास को 39 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल अगली क्लास में आगे के टॉपिक के साथ।